हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। हाउ इज एवरीवन? कैसे हैं आप सब? जल्दी से बताइए। गुड मॉर्निंग अंबिका जी, गुड मॉर्निंग निकुंज जी, गुड मॉर्निंग शालिनी मैम, गुड मॉर्निंग समीर जी। कैसे हैं आप सब? हाउ इज एवरीथिंग गोइंग? कल जो जो हमने पढ़ा, क्या आपने उसको घर पे रिवाइज किया? हाँ सर, एक अच्छे बच्चे की तरह हमने सारी चीजें रिवाइज करी, और नहीं भी करी तो आज कर लेंगे। आप चिंता मत करो, धीरे धीरे हम अच्छी अच्छी आदतें डाल लेंगे। राइट सर? यस सर। चलिए सर, बढ़ते हैं आगे सर। अरे बाप रे सर, इतनी सारी चीजें आज ओपन है। चल शुरू करते हैं। डन 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 डन। इसको डिलीट करो। टन 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 टन। ये आ गया हमारी आज फ्रेश एकदम बढ़िया नोट्स वाला पेज। यस सर, हम बढ़िया हैं। आप बताइए यार। मैं भी बढ़िया हूं, एकदम चकाचक, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो चलो भाई, आज हम शुरू कर रहे हैं बहुत ही प्यारे, बहुत ही दुलारे, मजेदार टॉपिक के साथ, जिसका नाम है प्रोफेशनल एथिक्स। सर, प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में एक बात बताइए, आप इसके साथ क्यों स्टार्ट कर रहे हो? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं यार, देखो जो ऑडिट है सीए फाइनल का, इसको हम ना कुछ बकेट्स में बांट देते हैं। बकेट्स मतलब एक बकेट हमने करी तो इसमें से 20 नंबर ले लेंगे, ये वाली बकेट करी तो इसमें से भी 20-25 नंबर ले लेंगे। ऐसे हमने अलग अलग बकेट्स बना रखी हैं। तो एक प्यारी सी बकेट है प्रोफेशनल एथिक्स की। पी से प्रोफेशनल एथिक्स, ऐसी पी से पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू, उसको भी हम साथ में लेके चलेंगे। और उसके साथ एक ही ऐसे है, ऐसे 220, और उसका छोटा भाई है SQC1, उसको भी हम साथ में लेके चलेंगे। तो 3 टॉपिक्स इसमें हम साथ में लेके चलेंगे। जो हम पहली बकेट शुरू कर रहे हैं प्रोफेशनल एथिक्स, इसके बाद हम करेंगे पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू, प्लस ऐसे 220 कह लो, और SQC1। ये सारी ही चाहे पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू हो, चाहे ऐसे 220 हो, चाहे प्रोफेशनल एथिक्स हो, ये सभी कहते हैं कि आप जो भी काम करो उसको एकदम बढ़िया क्वालिटी के साथ करो। प्रोफेशनल एथिक्स कहता है कि भाई आपने एथिकल काम करने हैं। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू हैव टू कंसीडर सर्टेन थिंग्स। आप कुछ चीजें कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। ये सारी बातें आज आपको प्रोफेशनल एथिक्स में धीरे धीरे करके पता चलती जाएंगी। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, वेरी रिलेटेबल चैप्टर। ये चैप्टर ऐसा है जो आपको लगेगा यार ये तो हमने सब आर्टिकलशिप में देखा है, हमको पता है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, ये चैप्टर आपका कम से कम 12 से 15 मार्क्स का आपको पेपर में दिख सकता है। 12 to 15 मार्क्स के लिए आपको पेपर में दिख सकता है। सो वेरी अमेजिंग चैप्टर, वेरी इजी चैप्टर। चलिए इस चैप्टर का आप जल्दी से श्री गणेश करते हैं। सो दिस इज हाउ द चैप्टर लुक्स लाइक। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूं, और एक चीज और दिखा देता हूं। ये देखो भाई साहब। So this is your compiler. This is how the compiler will look like. और नोट्स मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि अभी इसकी मेरे को थोड़ी अनबॉक्सिंग करनी है। तो ये आपके नोट्स हैं जो इस तरह के लगभग दिखेंगे। तो ये आपका पूरा बुक सेट इस तरह से आएगा। जल्द ही आपके घर की भी घंटी बजेगी और आपको भी आपका बुक सेट जल्द ही मिल जाएगा। ठीक है, मेरा वाला बुक सेट तो मेरे पास आ चुका है। So let's talk about the fundamental principles of प्रोफेशनल एथिक्स। तो ये क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है? ये बेसिकली कह रहा है कि ऐसी खूबियां, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए फॉलो करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। क्या क्या फॉलो करना जरूरी है? क्या क्या फॉलो करना जरूरी है? पहली चीज, इंटीग्रिटी। सर, इंटीग्रिटी का क्या मतलब है? इंटीग्रिटी मतलब सच्चा इंसान, सच्चा वो हो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। देखो जो इतना सच्चा होता है ना, वो ज्यादा चीजें घुमाता नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, सिंसियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, सिंसियर, ऐसे बंदे को हम बोलते हैं कि इसके अंदर इंटीग्रिटी है। प्लस जो बंदा खुद ऑनेस्ट है, वो क्या कभी अपने आप को ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ एसोसिएट करेगा जो खुद ही फॉल्स हो, जो खुद ही मिसलीडिंग हो? या तो फॉल्स इंफॉर्मेशन के साथ एसोसिएट नहीं करेगा, या ऐसी चीज के साथ एसोसिएट नहीं करेगा जहां ओमिशन हो। देखो, दो चीजों की वजह से इनकरेक्ट चीज हो सकती है। एक तो एरर की वजह से, एक ओमिशन की वजह से। एरर मतलब जो होना चाहिए था वो गलत है, और जो ओमिशन होता है जो होना चाहिए वो है ही नहीं। तो जो भी बंदा इंटीग्रिटी में रहेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, ऑनेस्ट होगा, वो कभी भी ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं करेगा जो या तो फॉल्स है या फिर वहां पे जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो ओमिट है। तीसरी चीज, वो अपने आप को एसोसिएट नहीं करेगा ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ जो नेग्लिजेंटली प्रोवाइडेड है। नेग्लिजेंटली यानी किसी ने ध्यान नहीं दिया, बस
इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी बिना सोचे समझे. सो कंटेन्स एनी स्टेटमेंट्स और इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड नेग्लिजेंटली. सो दिस इज ऑल अबाउट इंटीग्रिटी. यू हैव टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू हैव टू बी ऑनेस्ट, यू हैव टू बी सिंसियर. बस आपको ये बातें पता होनी चाहिए. कभी आप अपने आप को ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ एसोसिएट नहीं करोगे विच हैज बीन प्रोवाइडेड फॉल्सली, जहां पे ओमिट है रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन प्लस that information has been provided negligently. I hope you got the point, sir. Very easy. मजा आ गया. अगली चीज आ जाती है भाई साहब ऑब्जेक्टिविटी की. अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिविटी की, कल भी मैंने आपको ऐसे 200 में बताया था, आज भी बता देता हूं. ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है हैविंग एन ऑब्जेक्टिव आउटलुक. ऑब्जेक्टिव मतलब फ्री फ्रॉम बायस, फ्री फ्रॉम प्रिजुडाइस, नॉट डूइंग एनीथिंग अंडर एन इन्फ्लुएंस ऑफ अ थर्ड पर्सन, बेसिकली हैविंग योर ओन ओपिनियन. सो वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज. अरे कंट्रोल. हाँ, सो वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज आर प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट बिकॉज ऑफ एनी बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स. गॉट दिस पॉइंट? यस सर. अनबायस्ड रह के हमको काम करना है. वेरी गुड गरिमा. थर्ड पॉइंट सर. सर थर्ड पॉइंट कहता है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर. प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होना, इसका क्या मतलब है? जो भी मेरे को टेक्निकल स्किल्स चाहिए थी आर्टिकलशिप से वो मुझे मिल गई हैं. जो मुझे चीजें सीखनी थी सीए इंटरमीडिएट से और फाइनल से वो मैं सीख चुका हूं. अब जो भी मैं करूंगा वो मैं एकदम सावधानी के साथ करूंगा. तो ये यही कहता है अटेन एंड मेंटेन. सिर्फ अटेन नहीं करना, अपने को मेंटेन भी करके चलनी है. प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल प्लस व्हेन वी एक्ट, हाउ डू वी हैव टू एक्ट? इन अ हैफेजार्ड मैनर? नो, वी हैव टू एक्ट डिलीजेंटली. डिलीजेंटली मतलब सावधानी से, आराम से, प्यार से. तो एक्ट डिलीजेंटली. सर एक बात बताओ, इसको ना थोड़ा मजेदार बनाते हैं. जो बंदे एक्ट करते हैं, एक्ट यानी सुपरस्टार्स जो होते हैं वो एक्टिंग करते हैं, क्या वो एक्सरसाइज भी करते हैं? द आंसर इज यस. तो जब आप एक्ट करोगे तो आपको याद रखना आप एक्सरसाइज भी करोगे. सर क्या एक्सरसाइज करेंगे? साउंड जजमेंट. जब आप साउंड जजमेंट एक्सरसाइज करोगे तभी तो आप डिलीजेंटली एक्ट कर पाओगे. सो यू ऑल्सो हैव टू एक्सरसाइज साउंड जजमेंट. प्लस एक बात बताओ, आपने अटेन कर ली प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल, मेंटेन कैसे करोगे? सर वील मेंटेन इट बाय बीइंग कॉन्टिन्यूअसली अवेयर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड द बिजनेस डेवलपमेंट्स. मैं जब बिग 4 में आर्टिकलशिप कर रहा था, सो हमारे पास हर 10 दिन में, हर 15 दिन में ईमेल्स आते थे. सर ईमेल कौन भेजता था? ईमेल भेजती थी हमारी ईवाई की टीम, जो हमको ये बताती थी कि कारों में ये चेंज आ गए, स्केड्यूल 3 में ये चेंजेस आ गए, आपके कंपनीज एक्ट में ये चेंजेस आ गए. क्यों मेरे लिए जानना जरूरी है? बिकॉज एज एन ऑडिटर, as a chartered accountant, I not only have to attain the skills, but I also have to maintain the skills. Maintain करने के लिए it is very important to be continuously aware. क्या क्या चल रहा है, क्या बिजनेस डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्या टेक्निकल डेवलपमेंट्स हो रही है, क्या प्रोफेशनल डेवलपमेंट्स हो रही है, ये सारी बातें मुझे पता होनी चाहिए. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या सिर्फ मुझे ठीक से काम करना है या ये जो मेरे नीचे सबऑर्डिनेट्स मेरे साथ काम कर रहे हैं इनको भी चीजें पता होनी चाहिए? सर इनको भी चीजें पता होनी चाहिए. सो टेकिंग द रीजनेबल स्टेप्स टू इंश्योर दैट दोज वर्किंग इन हिज अथॉरिटी ऑल्सो हैव ट्रेनिंग एंड सुपरविजन. वो लोग भी ट्रेंड हैं, उन लोगों को भी मैं बढ़िया सुपरवाइज करके चल रहा हूं. दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. ये आपने समझ के चलना है. राइट सर. सो सर 3 चीजें क्या क्या हो गई? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर. चौथी चीज बताइए सर. सर चौथी चीज है कॉन्फिडेंशियलिटी. कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब बहुत सिंपल है. आज मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मेरे क्लाइंट ने अपनी इंफॉर्मेशन मेरे साथ शेयर करी है. देयर इज एन इम्प्लिसिट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट कि वो इंफॉर्मेशन मैं आगे किसी और के साथ शेयर नहीं करूंगा. तो यही बात आपने समझ के चलनी है. कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, चाहे वो मेरा क्लाइंट हो या मेरा एम्प्लॉयर हो, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे पास दोनों ऑप्शन है. मैं प्रैक्टिस भी कर सकता हूं, मैं इन सर्विस भी जा सकता हूं. इन सर्विस मतलब एज एन एम्प्लॉय एक्ट कर सकता हूं. तो जो भी मेरे क्लाइंट की इंफॉर्मेशन होगी, जो भी मेरे एम्प्लॉयर की इंफॉर्मेशन होगी, वो मैं किसी के साथ भी शेयर नहीं करूंगा. यही बात आपने समझनी है. जो भी इंफॉर्मेशन क्लाइंट से मिलती है, जो भी इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयर से मिलती है, वो किसी के साथ शेयर नहीं करनी. सर एक बात बताइए हमको, अगर हमारा वो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट है, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर है, यानी अभी क्लाइंट नहीं है पर बन सकता है,
कभी भी बन सकता है वो हमारा क्लाइंट, कभी भी बन सकता है वो हमारा एम्प्लॉयर, तो क्या उसकी इंफॉर्मेशन में किसी के साथ शेयर कर सकता हूं? द आंसर इज नो। चाहे वो करंट हो या प्रोस्पेक्टिव हो या प्रीवियस हो, फर्क नहीं पड़ता, आप उसकी इंफॉर्मेशन अपने तक ही सीमित रखेंगे। यस सर, वी गॉट द पॉइंट। नॉट टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड फ्रॉम द क्लाइंट और द एम्प्लॉयर इंक्लूडिंग द प्रोस्पेक्टिव वंस, एंड उस इंफॉर्मेशन को आप अपनी पर्सनल एडवांटेज के लिए भी यूज नहीं करेंगे। एंड दिस कंटिन्यूज इवन आफ्टर द रिलेशनशिप हैज एंडेड। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर प्रीवियस एम्प्लॉयर है, प्रीवियस क्लाइंट है, तो भी आप ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करेंगे। बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। नाउ कम्स अ थिंग विच आईसीआई कैन आस्क इन एग्जाम। अभी तक नहीं पूछा है, बट ये चीज लाजमी है कि आईसीआई आपसे पूछ सकता है, क्योंकि ये थोड़ी ऐसी चीज है ना जो हटके है। सर हटके कैसे है? इन्होंने बोला कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, जो भी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन है, जो भी इंप्लॉयर की इंफॉर्मेशन है, आप किसी को नहीं दे सकते। बट कुछ ऐसे चुनिंदा केसेस हैं, कुछ ऐसे चुनिंदा केसेस है जहां पे आपको ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ सकती है, विच इज एक्साइटिंग, विच इज समथिंग यू शुड नो, क्योंकि ये 4-5 ऐसे केसेस है जहां पे इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ सकती है। सर ये 4-5 केसेस क्या है? सबसे पहली बात, आप इस पूरे की पूरी जर्नी में जो हम सीए फाइनल ऑडिट की करेंगे, एक बात याद रखना, दिस इज द रूल ऑफ थंब। सर रूल ऑफ थंब क्या है? सबसे ऊपर लॉ। अगर लॉ कहेगा तो मेरा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग कुछ नहीं कर सकता, लॉ कहेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 कुछ नहीं कर सकता। सबसे ऊपर लॉ और लीगल अथॉरिटी सबसे ऊपर रहती है। तो याद रखना मेरे दोस्त, अगर द डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, मैं कौन होता हूं ये बोलने वाला कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करूंगा, कहेगा कॉन्फिडेंशियलिटी डालो जेब में। कॉन्फिडेंशियलिटी हम मानते ही नहीं है। लॉ ने बोला डिस्क्लोजर देना, तो भाई साहब देना पड़ेगा। मुन्ना भाई में बोलता है ना वो सर्किट, भाई ने बोला करने का तो करने का, ऐसी लॉ ने बोला करने का तो करने का, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। सो द डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। सेकेंड थिंग, वेरी ऑब्वियस, इंफॉर्मेशन किसकी है? क्लाइंट की। किसकी है? एम्प्लॉयर की। या तो क्लाइंट की है एम्प्लॉयर की। जिसकी इंफॉर्मेशन है ना, वो आपको परमिशन दे रहा है, उसने आपको ऑथराइजेशन दे दी है कि मेरे दोस्त, मेरे प्यारे, मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, जा मेरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सो अगर क्लाइंट और एम्प्लॉयर ने आपको ऑथराइजेशन दे रखी है एंड दिस इज परमिटेड बाय लॉ, परमिटेड मतलब लॉ की भी परमिशन है, सो आप वो इंफॉर्मेशन भी डिस्क्लोज कर सकते हो। आई होप बोथ दीज 2 पॉइंट्स आर क्लियर। मेरी तरफ देखो, समझ आ रहे हैं 2 पॉइंट्स। पहला पॉइंट था सबसे ऊपर लॉ की रिक्वायरमेंट है डिस्क्लोज करना, कर देंगे। जिसकी इंफॉर्मेशन है उसकी ऑथराइजेशन है, कर देंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज 4 केसेस जहां पे आप ये डिस्क्लोजर कर सकते हो। 4 में से, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये चारों केस आपको फटाफट याद हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। बट अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। सर क्या ध्यान से सुनना है? इधर देखो, इधर देखो। 2 केस प्यारे केसेस हैं कि ऐसे प्यारे केसेस में आपने डिस्क्लोजर करना पड़ सकता है, एंड 2 हैं डंडे वाले। सर प्यारे केसेस कौन से हैं? पी से प्यारे, पी से पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू। ध्यान रखना, पी से प्यारे, पी से पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू, यानी जब भी आपका पीयर रिव्यू होगा, यानी जो काम आपने किया है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म आके चेक करेगी, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आके चेक करेगा कि आपने वो काम ठीक से किया है कि नहीं। तो जब वो काम आपका चेक कर रहा होगा, तब आप ये नहीं कह सकते कि मैं इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकता, तब आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। तो पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू आपका चल रहा है, तो आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू होता क्यों है? जस्ट टू चेक कि आपने अपना काम करते हुए, आपने अपना ऑडिट असाइनमेंट करते हुए, ध्यान से सुनना, आपने अपना ऑडिट असाइनमेंट करते हुए कंप्लाई किया है विद टीपीई। सर टीपीई क्या है? टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स। टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स, बोलो मेरे साथ, टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स। यही चीज मैं पीयर रिव्यू में बताऊंगा, तो आप कहोगे वाह सर मजा आ गया, वहीं पे पढ़ी ली थी, अच्छे से याद कर लिया, अब यहां पे काम आ रही है। बोलो मेरे साथ, पीयर रिव्यू में क्या चेक होता है? सर कंप्लायंस विद टीपीई स्टैंडर्ड्स। बोलो मेरे साथ, कंप्लायंस विद टीपीई स्टैंडर्ड। जो बच्चा बोल रहा है सब याद हो जाएगा तुमको। बोलो बोलो बोलो, कंप्लायंस विद टीपीई स्टैंडर्ड्स, टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स, इनके साथ हमको कंप्लाई करके चलना है। तो 2 केसेस हो गए, 2 प्यारे वाले केसेस, पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू। पीयर रिव्यू में क्या चेक करते हैं? कंप्लायंस विद टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स। गॉट द पॉइंट? यस सर, वी गॉट द पॉइंट। बाकी 2 केसेस क्या है सर? बाकी 2 केसेस है डंडे वाले। सर डंडे वाले का क्या मतलब है? डंडा कब पड़ता है सर? जब इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होती है। तो चाहे वो इंक्वायरी हो, इंस्पेक्शन हो, इन्वेस्टिगेशन हो, तब भी आपको कई सारी चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ सकती है। और इंक्वायरी में अगर आप गिल्टी निकले तो आपको लीगल प्रोसीडिंग्स में ले जाया जाएगा, और लीगल प्रोसीडिंग्स में भी अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए आप कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकते हो। क्या ये 4 केसेस क्लियर है? हाँ सर 4 केसेस क्लियर है, बहुत प्यारे केसेस है। 2 केसेस प्यारे, 2 डंडे वाले हैं। प से प्यारे, प से पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू, उसमें चेक क्या होता है? कंप्लायंस विद
टीपीई स्टैंडर्ड्स क्या यार, तुम तो बड़े समझदार हो गए बड़ी जल्दी जल्दी। टीपीई स्टैंडर्ड्स मतलब टेक्निकल, प्रोफेशनल, एथिकल स्टैंडर्ड्स, राइट सर। प्यारे केसेस हो गए दो, अब साइड करो इनको। अब बात करते हैं डंडे वाले केसेस की। सर डंडे वाले मतलब इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। जब इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में मैं पकड़ा जाऊंगा तो कहां लेके जाएंगे? लीगल प्रोसीडिंग्स में। सो टू प्रोटेक्ट माय इंटरेस्ट इन द लीगल प्रोसीडिंग्स आई मे बी रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। सो दीज आर द 4 केसेस जो अलग से हमको करने हैं, और 2 केसेस तो इजी थे, रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ और जिसकी इंफॉर्मेशन थी उसने ऑथराइज कर रखा है, एंड इट इज परमिटेड बाय लॉ। दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर दिस 6 points in case of circumstances where the professional accountants are or may be required to disclose the confidential information which might be appropriate. Got it sir? जल्दी से बताइए सर, पीयर रिव्यू का क्या मतलब है? पीयर रिव्यू पे ऑलरेडी एक डेडिकेटेड चैप्टर है, उसमें डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए आप बस ये समझ लो, आपने अपना ऑडिट असाइनमेंट खत्म करा है, ठीक है, और वो ऑडिट असाइनमेंट आपने ठीक से किया है कि नहीं, ठीक से किया है कि नहीं मतलब आपने उसमें क्वालिटी मेंटेन करी है। क्वालिटी का मतलब है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करी है, प्रॉपर ऑडिट प्रोसीजर्स करे हैं। उसको चेक करने के लिए एक एक्सटर्नल पर्सन आता है जो चेक करता है कि आपने अपना काम ठीक से किया है कि नहीं। दैट्स द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीयर रिव्यू। प्रॉपर चैप्टर है, करेंगे प्रोफेशनल एथिक्स के बाद। तब तक के लिए थोड़ा दिल को थाम के बैठिए। आर दीज पॉइंट्स क्लियर? यस और नो? जस्ट लेट मी नो दिस। एकदम याद हो गया सर, ग्रेट सर, बहुत बढ़िया धनुषा, डन डन सर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने कहा ये हमने लर्न कर लिया, हाँ सर ये लर्न कर लिया, ठीक है सर। अब आती है बात, हम जब ये डिसीजन ले रहे हैं, नॉर्मल डिसीजन ले रहे हैं कि हमको ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हम 4-5 बातों का ध्यान रखेंगे। सर क्या क्या ध्यान रखेंगे? पहली बात, क्या ये जो इंफॉर्मेशन मैं डिस्क्लोज करने जा रहा हूं, इज इट सब्सटेंशिएटेड? सब्सटेंशिएटेड मतलब मुझे पता है कि ये इंफॉर्मेशन सही होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस भी पार्टी को मैं इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहा हूं, दैट शुड बी एन एप्रोप्रिएट पार्टी। सही बंदा होना चाहिए, सही पर्सन होना चाहिए जिसको मैं इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहा हूं, राइट सर। अगली चीज बताइए सर। पहली चीज हो गई कि इंफॉर्मेशन जो है मेरे पास वो सब्सटेंशिएटेड होनी चाहिए। दूसरी चीज आपने ध्यान में रखनी है, मैंने कहा दूसरी चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जिस पर्सन को मैं इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहा हूं वो सही पार्टी होनी चाहिए। एंड तीसरी चीज मैं देखूंगा क्या ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने से किसी थर्ड पार्टी को नुकसान तो नहीं हो सकता। ये कुछ छोटी मोटी चीजें बस मुझे ध्यान में रख के चलनी है, याद रखना, बिकॉज अगेन ये एमसीक्यू वगैरह का पार्ट बन के आ सकती हैं। सर एमसीक्यू का पार्ट कैसे बन जाएंगी? वो बोलेंगे यार इनमें से कौन सी चीजें जो चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं कंसीडर करनी while making a decision of confidentiality and all। तो याद रखना, पहली बात आपने इंटरेस्ट देखना है, किसी भी पार्टी का इंटरेस्ट अफेक्ट नहीं होना चाहिए, चाहे जिस पार्टी की इंफॉर्मेशन है या कोई थर्ड पार्टी है, कोई पार्टी का इंफॉर्मेशन कोई पार्टी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। प्लस जो इंफॉर्मेशन आप डिस्क्लोज कर रहे हो वो सही होनी चाहिए, आप गलत इंफॉर्मेशन आगे जाके लोगों को नहीं बांट सकते। प्लस आपने देखना है किस तरह से इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करोगे, किसको वो एड्रेस्ड होगी, वेदर द पार्टीज जिनको आप वो इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो एप्रोप्रिएट है। प्लस आपने इस बात को, बस इतना बात को ध्यान रखना है, यही 4 बातें आपने ध्यान में रख के चलनी है। एंड लास्ट पॉइंट इज प्रोफेशनल बिहेवियर। सर प्रोफेशनल बिहेवियर क्या कहता है? जो भी आप चीजें करेंगे उनमें से एक प्रोफेशनल वाली फीलिंग आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आप उल्टे सीधे काम कर रहे हो जिससे चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो प्रोफेशन है उसका नाम खराब हो। आप कोई भी उल्टे सीधे गलत वलत काम नहीं कर सकते, आप अपने क्लाइंट्स को गलत बातें नहीं सिखा सकते, आप अपने क्लाइंट्स के साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते। सो अवॉइड एनी कंडक्ट दैट अकाउंटेंट नोज और शुड नो बाय दैट इट मे डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन। देखो ये कितने प्यारे प्यारे वर्ड्स आपको यहां पे सिखाए जा रहे हैं, हम कितने अच्छी अच्छी वोकैबुलरी यहां पे सीख रहे हैं। डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन मींस इट कैन ब्रिंग द नेम ऑफ द प्रोफेशन डाउनवर्ड्स, प्रोफेशन का नाम खराब हो सकता है। कोई ऐसा काम मत करना जिससे हमारे प्रोफेशन का नाम डिस्क्रेडिट हो। अगेन वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर टेकिंग दिस चैप्टर राइट नाउ इज कि तुमको आज से ही एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरफ फील करना शुरू कर देना चाहिए। Gone are the days जब तुम ऐसे मजे मजे में छोटे बच्चे की तरह इधर उधर कूदते फुरकते रहते थे। अब तुमको थोड़ा प्रोफेशनल की तरह फील करना चाहिए, अंदर से ही वो प्रोफेशनलिज्म तुम्हारा झलकना चाहिए। कोई भी उल्टे सीधे काम जो भी तुम करते हो या जो भी करते थे उनको बंद कर दो। नाउ यू शुड हैव दैट प्रोफेशनलिज्म इनसाइड यू। यस सर, ये हमें 5 चीजें ध्यान में रख के चलनी है। सर ये 5 क्या हैं?
सबसे पहले इंटीग्रिटी। सर इंटीग्रिटी जैसा ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी के बाद प्रोफेशनल, प्रोफेशनल वाले 2 पॉइंट, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉन्फिडेंशियलिटी। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी। सो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है तो वो कोई प्रोफेशनल बन जाता है। सर क्या बन जाता है? जब हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं तो हम कोई प्रोफेशनल बन जाते हैं। सर कोई प्रोफेशनल का क्या मतलब है? हम कोई प्रोफेशनल बन जाते हैं। यानी सी का क्या मतलब है? कॉन्फिडेंशियलिटी। ओ का क्या मतलब है? ऑब्जेक्टिविटी। आई का क्या मतलब है? इंटीग्रिटी। एंड प्रोफेशनल का क्या मतलब है? 2 मतलब है प्रोफेशनल के, प्रोफेशनल बिहेवियर एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। और कॉन्फिडेंशियलिटी कौन कौन केसेस में हम लूज कर सकते हैं, कौन कौन से केसेस में हम कॉन्फिडेंशियलिटी का त्याग करके लोगों को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? 6 केसेस हैं, 2 बड़े सीधे साधे और 4 हमने स्पेशल केसेस बात करी, जिसमें से 2 प्यारे थे और 2 डंडे वाले। क्या ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्लियर है? यस और नो? जल्दी से बताइए। क्या ये सारे के सारे 5 जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स मैंने बताए, जल्दी से बताइए। इधर देखिए, यहां पे यहां पे यहां पे, हाँ यहां देखना, आप कहां देख रहे हो? इधर उधर, यहां पे देखिए। ग्रेट। आर दीज 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्लियर और नॉट? जस्ट कीप अ वाटर बॉटल विद यू, जस्ट कीप अ पेन एंड नोटबुक विद यू। जो भी तुमको चीजें मैं बताता जा रहा हूं लिखते भी जा सकते हो, ताकि तुम्हारा वो माइंड, ताकि तुम्हारी वो माइंडफुलनेस बनी रहे। देखो मेरी बात, डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन, अटेंशन अटेंशन अटेंशन, छोटी 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 सिंपल सिंपल बातें, यही बातें हैं जो डिफरेंस क्रिएट करेगी, यही बातें जो आपको मोटिवेट करेंगी और आसान बनाएंगी चीजों को याद करना और समझना। यस सर, वी गॉट द पॉइंट, ग्रेट। अब एक बात बताओ, इन्होंने कहा, क्या कहा सर? आप एक फंडामेंटल प्रिंसिपल से कंप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे, इधर देखना इधर देखना, आप एक फंडामेंटल प्रिंसिपल से कंप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे और दूसरा बुरा मान गया। सर एग्जांपल के तौर पे मैं इंटीग्रिटी से कंप्लाई करने गया, आई वांटेड टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई वांटेड टू बी ऑनेस्ट। अब उस ऑनेस्टी के चक्कर में मैंने कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकता हूं मैं, तो मैं क्या करूं? ये तो धर्म संकट हो गया। सर अगर कोई भी धर्म संकट आप पे आए ना, तो आप सबसे पहले किससे पूछते हो? सर हम अपने पेरेंट्स से पूछते हैं, हम अपनी फैमिली से पूछते हैं, अपने फ्रेंड से पूछते हैं। तो जो भी आपके आसपास के लोग हैं उनसे पूछते हो। जब मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं तो मेरे आसपास के लोग कौन है? मेरी ऑर्गेनाइजेशन वाले, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मेरे साथ काम करते हैं। यस सर, गॉट द पॉइंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल आस्क अदर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन वालों से नहीं हो रहा तो मैं क्लाइंट का कोई बंदा पकड़ूंगा। क्लाइंट में सबसे टॉप पे कौन बैठता है? जल्दी से बताओ, क्लाइंट में सबसे टॉप पे कौन बैठता है? कल हमने इनकी बात करी थी सर, TCWG। ये टॉप पे बैठ के स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन डिसाइड करते हैं कि किस डायरेक्शन में इनकी कंपनी आगे चलेगी। तो मैं TCWG से पूछ सकता हूं। 2 लोग हो गए, एक तो मेरी फर्म वाले हो गए, उनसे हुआ नहीं तो मैं सामने क्लाइंट के पास चला गया। अब अगर क्लाइंट से भी नहीं हो रहा, मेरी फर्म वालों से भी नहीं हो रहा, तो मैं किसके पास जाऊंगा? सर आप मम्मी के पास जाओ। हमारे प्रोफेशन की मदर बॉडी कौन है? हमारे प्रोफेशन की मदर बॉडी कौन है? सर मदर बॉडी ICI, तो हम मम्मी के पास जाएंगे, ICI के पास। अब मान लो ICI से भी कुछ नहीं हो, तो हम किसके पास जाएंगे? सर सबसे ऊपर, बोलो बोलो बोलो, सबसे ऊपर लॉ। वेरी गुड। तो हम जाएंगे लीगल काउंसिल के पास कि लीगल काउंसिल जी आप बताइए इस धर्म संकट से हम कैसे बाहर निकले। एंड दीज आर द 4 थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर जस्ट फ्रॉम एन MCQ पॉइंट ऑफ व्यू। कल को अगर ICI आपसे पूछ ले इनमें से किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना, तो आपको पता होना चाहिए। पहले अदर्स विद इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन वालों से काम नहीं हो रहा तो क्लाइंट वाले के TCWG से पूछ लो, उससे भी नहीं हो रहा तो मदर बॉडी के पास चले जाओ, मदर बॉडी से भी नहीं हो रहा तो सबसे ऊपर लॉ लीगल काउंसिल के पास हम जाएंगे। बहुत बढ़िया, क्या प्यारा क्वेश्चन पूछा है। मम्मी तो ICI है, पापा कौन है? NFRA। पापा NFRA है, ठीक है। तुमको NFRA के बारे में पता चल जाएगा कौन है NFRA, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, राइट। सर बहुत मजाक हो गया, यहां तक हमको सारी बातें समझ आ गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड्स। दिस इज अ क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन योर May 19 एग्जामिनेशंस। पहला क्वेश्चन आपके स्कैनर का, कंपाइलर का, आपकी स्क्रीन पे ये रहा। जल्दी से आइए, जल्दी से आइए, जल्दी से आइए। एक एक घूंट जल्दी से लगाओ पानी का और शुरू हो जाओ। आ जाओ जी, आ जाओ जी, आ जाओ। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, टाइम पास नहीं, इधर देखो। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड्स? कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड्स हैं टू माय फंडामेंटल प्रिंसिपल्स? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या थे?
कोई प्रोफेशनल। सर कोई प्रोफेशनल का क्या मतलब है? कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी। और प्रोफेशनल का क्या मतलब था? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर प्लस प्रोफेशनल बिहेवियर। गॉट द पॉइंट सर। अब एक बात बताओ मुझे, कौन कौन से ऐसे थ्रेड्स हैं जो इसकी बैंड बजा सकते हैं? तो मैं आपको बोलता हूं, अगर हमारी बॉडी में कोई थ्रेट आता है, अगर हमारी बॉडी में कोई थ्रेट आता है तो एक ड्रिंक आती है। सर क्या ड्रिंक आती है? मुझे नहीं पता तुम में से कितने लोगों को पता होगा। क्या तुमने इस ड्रिंक के नाम के बारे में सुना है? साफी। साफी करके एक ड्रिंक आती है। सो जो साफी है, जैसा नाम है वैसा काम है। साफ मतलब इट क्लीन्स योर बॉडी, इट क्लींसेस योर बॉडी। सो आप साफी पीते हो तो आपकी बॉडी पूरी साफ हो जाती है। तो ऐसे ही आपने याद रखना है कि जो भी थ्रेट आएगा उसको हम कैसे देखेंगे? साफी के रूप में। सो इस तरह से हम इसको याद रखेंगे। सर साफी का क्या मतलब है? सिंपल सी बात है भाई, जो भी थ्रेट है वो अंदर है। वो थ्रेट किसको लेके है? हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को लेके। कौन बचाता है इससे? साफी बचाता है। तो जब थ्रेट का क्वेश्चन आएगा तो हमको कौन बचाएगा? साफी बचाएगा। सो व्हेन द इंस्टीट्यूट आस्क व्हाट आर द डिफरेंट थ्रेट्स, हमको कौन बचाएगा? सर हमको साफी बचाएगा। साफी का क्या मतलब है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स, सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स। ए का मतलब है एडवोकेसी थ्रेट्स, familiarity threats and intimidation threats. I know you have already studied that in intermediate IBCC, आप ये चीज पढ़ चुके हो, but you need to actually revise it again because again this question can be asked by ICI in the exams. 5 तरह के थ्रेट्स क्या क्या होगा सर? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स, फिर उसके बाद आपका अगला कौन सा आएगा? सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स, उसके बाद आएगा एडवोकेसी थ्रेट्स, फेमिलियरिटी थ्रेट्स और इंटिमिडेशन थ्रेट्स। ये 5 थ्रेट्स आपने करने हैं। एक एक थ्रेट को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट का। सर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट का मतलब है हमारा या तो क्लाइंट में कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है या कोई अदर इंटरेस्ट है। मुझे आप एक बात बताओ, मेरा क्लाइंट में फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, क्या मैं ऑब्जेक्टिवली काम कर पाऊंगा? जल्दी जल्दी बता दे, जल्दी जल्दी बता दे। आपकी और मेरी अब गुफ्तगू चलती रहेगी। चैट बॉक्स को आप छोड़ना चाहो तो छोड़ दो, आप और मैं बातें करेंगे फटाफट फटाफट। आपकी और मेरी जितनी अच्छी बात हो पाएगी उतना आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी, उतना हम फास्ट चलते जाएंगे। क्या मैं, जब सेल्फ इंटरेस्ट होगा, फाइनेंशियल हो या अदर इंटरेस्ट हो, क्या मैं ऑब्जेक्टिवली काम कर पाऊंगा? द आंसर इज नो, दैट्स व्हाई इट्स अ थ्रेट। तो ये कह रहे हैं थ्रेट दैट अ फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट विल इनएप्रोप्रिएटली इन्फ्लुएंस अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट जजमेंट और बिहेवियर। जहां किसी का इंफ्लुएंस आ जाएगा, जहां किसी का इंफ्लुएंस आ जाएगा और वो इंफ्लुएंस मेरी जजमेंट और बिहेवियर पे दाग लगा देगा, वहां मेरी ऑब्जेक्टिविटी की बैंड बच जाएगी। सो आपने यही बात याद रखनी है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स विल अफेक्ट बाय ऑब्जेक्टिविटी। अब एक बात बताओ सर, कौन कौन से सर्कमस्टेंसेज है, कौन कौन से सर्कमस्टेंसेज है दैट मे क्रिएट अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट? तो ऐसे हमारे पास 5 सर्कमस्टेंसेज है। सर 5-6 सर्कमस्टेंसेज क्या क्या है? वेरी इजी सर्कमस्टेंसेज। देखो, सेल्फ इंटरेस्ट में आपने याद रखना है फाइनेंशियल इंटरेस्ट। सारे बच्चे मेरे साथ बोलो, सेल्फ इंटरेस्ट का क्या मतलब है? सर सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब है फाइनेंशियल इंटरेस्ट। मेरा किसी में फाइनेंशियल इंटरेस्ट कैसे आएगा? मुझे एक बात बताओ, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरा मेरे क्लाइंट में फाइनेंशियल इंटरेस्ट कैसे आएगा? मैं बताऊं, फीस से। फीस कम वाली फीस या ज्यादा वाली फीस? सर ज्यादा वाली फीस। इतनी ज्यादा फीस कि आप उस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो। मेरी पूरे साल में मान लो 1 करोड़ की फीस आती है और एक ही क्लाइंट से 90 लाख की फीस आती है। क्या लगता है मैं उस क्लाइंट के इन्फ्लुएंस में आके काम कर सकता हूं? द आंसर इज यस। आई एम हेविली डिपेंडेंट ऑन द फीस दैट आई गेट फ्रॉम द क्लाइंट। तो आप इसमें याद रख सकते हो, पहला फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो गया हमारा फीस। गॉट इट सर। अगली चीज, जो क्लाइंट है और जो मैं हूं, हम एक क्लोज बिजनेस रिलेशन में है। अगर हम दोनों का बिजनेस रिलेशन होगा, यानी हम बिजनेस पार्टनर्स हैं, जो बिजनेस के प्रॉफिट्स होते हैं हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, अगेन अ नेचर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो आपकी उसके साथ बिजनेस रिलेशन भी हो सकती है। अब या तो मैं उसके साथ बिजनेस करूंगा या उससे मैं फीस लूंगा। तीसरी चीज मैं क्या कर सकता हूं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? ये भी तो हो सकता है, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अभी मैं काम कर रहा हूं एक ऑडिट फर्म के साथ। उस क्लाइंट ने मुझे ऑफर दिया कि अभी तो ये ऑडिट तुम कर लो, नेक्स्ट ईयर मैं तुमको अपनी कंपनी में एक बहुत बढ़िया पोजीशन दे दूंगा एज एन एम्प्लॉय। क्या मैं इन्फ्लुएंस में आके अपनी ऑब्जेक्टिविटी लूज करूंगा? द आंसर इज यस। तो अगर वो मुझे एम्प्लॉयमेंट दे देते हैं, अगर वो मुझे एम्प्लॉयमेंट दे देते हैं, देन ऑल्सो माई ऑब्जेक्टिविटी कैन गेट हैम्पर्ड। तो 3 फाइनेंशियल इंटरेस्ट वाले केस क्या हो गए? एक तो फीस, एक बिजनेस और एक एम्प्लॉयमेंट। यही 3-4 बातें आपने ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात तो डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द क्लाइंट। डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट कैसे बनेगा? आपकी हो सकता है उसमें शेयर होल्डिंग हो, आपकी हो सकता है उसमें शेयर होल्डिंग हो, एंड दिस इज द मेजर रीजन
when I was a part of EY, they used to ask us, they used to get a form filled from us of independence, जिसमें वो हमसे पूछते थे कि ये जो लिस्टेड एंटिटी है जिसमें हम आपको ऑडिट अलॉट कर रहे हैं, क्या आप इसमें कोई शेयर होल्डिंग होल्ड करते हैं या नहीं? क्यों पूछते थे? जस्ट टू चेक वेदर वी हैव एनी डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द क्लाइंट। अगर डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट होगा तो मैं तो चाहूंगा ना इसके रेवेन्यू एकदम धुआंधार दिखाया जाए, इसके प्रॉफिट्स एकदम बढ़िया तरीके से दिखाया जाए। द आंसर इज यस। तो डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट कभी भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, अनड्यू डिपेंडेंस ऑन द टोटल फीस फ्रॉम द क्लाइंट, मेरी कोई डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए फ्रॉम द फीस ऑफ द क्लाइंट। प्लस अगर फीस ज्यादा होगी, देयर विल ऑलवेज बी अ कंसर्न, सर कंसर्न रिगार्डिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग द क्लाइंट। मेरे अंदर हमेशा एक डर रहेगा, एक दहशत रहेगी। सुनना ध्यान से, अगर मेरा क्लाइंट पे मेरी फीस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंस होगी, आज सुन लो, ठीक है, चैन से क्या बोलते हैं, हाँ, चैन से रिजल्ट देखना है तो यहां देख लो, ठीक है। कंसर्न अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग अ क्लाइंट, मेरे को डर रहेगा कि मैं इस क्लाइंट को छोड़ ना दूं, छूट ना जाए। प्लस मैंने आपको बताया एम्प्लॉयमेंट विद द क्लाइंट एंड हैविंग अ क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप विद द क्लाइंट। यही 4-5 पॉइंट बस आप ध्यान में रख के चलिए। पहला चीज डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट। फाइनेंशियल इंटरेस्ट कैसे कैसे आ सकता है? 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं, फीस, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस रिलेशनशिप। फीस अगर ज्यादा होगी तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक डर रहेगा, एक कंसर्न रहेगा अबाउट लूजिंग द क्लाइंट। क्या ये 5 पॉइंट्स क्लियर है? यस और नो, ये आप याद रख के चलेंगे। यस, जल्दी से बताइए, क्या ये 5 पॉइंट्स क्लियर है? ये माइंड मैपिंग के साथ आप चलोगे, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी ऑडिट में। ट्रस्ट मी, एक्सेप्ट दिस फैक्ट, वेरी 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 इजी। अब मैं एक और बात बता देता हूं आपको। एक बहुत बड़ी गलतफहमी हमारे मन में रहती है दैट दिस स्टोरेज इज लिमिटेड। नो, इट डज नॉट वर्क लाइक योर मोबाइल फोन, इट डज नॉट वर्क लाइक योर पीसी, इट डज नॉट वर्क लाइक योर, यू कैन से, कैमरा जिसकी स्टोरेज लिमिटेड होती है। भाई साहब, ये गॉड ने बनाया है, ये ऑलमाइटी ने बनाया है, इसकी स्टोरेज अनलिमिटेड है। यू जस्ट हैव टू अनलीश द पोटेंशियल। इसका पोटेंशियल अनलिमिटेड है। जो बंदा, जो ये व्यक्ति समझ जाता है ना, वो इस दुनिया में आगे बढ़ जाता है। याद रखना इस बात को। कभी मत अंडर एस्टिमेट करना अपने माइंड और अपने ब्रेन को। एक ही बात होती है, जानता हूं, बट मत अंडर एस्टिमेट करना। गॉट इट सर? और ऐसा भी कई बार हो सकता है हमारे पास कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो क्लाइंट की, जिसको हम अपने पर्सनल गेन के लिए यूज कर ले। एग्जांपल के तौर पे, मैं क्लाइंट का ऑडिटर हूं, क्लाइंट बहुत बड़ी लिस्टेड कंपनी है, क्लाइंट के कल रिजल्ट्स आने वाले हैं। सर कौन से रिजल्ट्स आने वाले हैं? फाइनेंशियल रिजल्ट्स आने वाले क्वार्टर के। क्लाइंट धुआंधार प्रॉफिट बुक करने वाला है, अच्छा खासा प्रॉफिट डालने वाला है मार्केट में। जैसे ही मार्केट में खबर आएगी कंपनी ने बहुत सारा प्रॉफिट किया है, शेयर प्राइस बढ़ जाएगा, पर मुझे पहले से पता है तो मैं कंपनी के शेयर पहले से खरीद सकता हूं। अगर आप ऐसी चीज कर रहे हैं, देन अगेन इट्स अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। याद रखना, याद रखना। अब बात करते हैं सर्कमस्टेंसेस दैट कैन क्रिएट अ सेल्फ रिव्यू थ्रेट। यहां पे आईसीआईसी मेरी थोड़ी नाराजगी है, क्योंकि यहां पे जो भी पॉइंट्स दे रखे हैं उनका रिव्यू से कोई लेना देना नहीं है। सो प्लीज आप यहां पे ना आर मार्क कर दीजिए। आर मतलब हम इसको बाद में रिव्यू करके चलेंगे। आई हैव बीन चेकिंग विद आईसीआई फॉर अ लॉट ऑफ टाइम राइट नाउ। ये सारे के सारे पॉइंट्स सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स के एग्जाम्पल्स हैं। ये सारे के सारे पॉइंट सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स के एग्जांपल हैं जो इन्होंने सेल्फ रिव्यू थ्रेड में डाल रखे हैं। अभी आप इसको इग्नोर करके चल सकते हो। इस पे कोई अपडेट होगा तो आई विल लेट यू नो। जल्दी से मेरे साथ एडवोकेसी थ्रेड्स पे आ जाइए, फटाफट मेरे साथ एडवोकेसी थ्रेड्स पे आ जाइए। एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस दैट कैन क्रिएट एडवोकेसी थ्रेड्स। सारे बच्चे एडवोकेसी थ्रेड पे आइए फटाफट मेरे साथ। आर यू ऑल देयर विद मी ऑन एडवोकेसी थ्रेड? यस और नो? हाँ, इनसाइडर ट्रेडिंग की बात हो रही थी वहां पे, राइट। जल्दी से बताइए, क्या आप एडवोकेसी थ्रेड पे आ गए हैं? हाँ सर, हम आ गए हैं। तो बात करते हैं एडवोकेसी थ्रेड की। नाम क्या है? एडवोकेसी थ्रेड। सबसे पहला एग्जांपल क्या आ रहा है मन में? एडवोकेट। एडवोकेसी से एडवोकेट तो तुम्हारे माइंड में यूं ही स्ट्राइक कर गया होगा। यस सर, स्ट्राइक कर गया। तो एडवोकेट का काम क्या होता है भाई? एडवोकेट का काम होता है अपना जो क्लाइंट है उसको रिप्रेजेंट करना कोर्ट में, और उसके जो भी ओपिनियंस हैं उनको सब्सटेंशिएट करना विद ऑडिट एविडेंस एंड प्रेजेंट करना केस टू द जज। ये काम होता है एडवोकेट का। सिमिलर टू एडवोकेट देयर आर सर्टेन अदर एक्टिविटीज। एग्जांपल, एडवोकेट में तो आप क्लाइंट के ओपिनियन को जज को बेच रहे होते हो। दूसरा काम जो आप कर सकते हो इस तरह का, वो है क्लाइंट के शेयर्स को बेचना। क्लाइंट के शेयर्स को बेचना यानी यू आर प्रमोटिंग द शेयर्स ऑफ द एंटिटी वेयर यू आर अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट।
जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे हो और आप उसी एंटिटी के शेयर्स बेचते हो तो क्या लगता है आप उसका रेवेन्यू ज्यादा दिखाना चाहोगे? द आंसर इज यस। तो अगर आप उसके शेयर्स प्रमोट कर रहे हो तो आपको उसका पैसा मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एडवोकेसी थ्रेट बन जाता है। सर तीसरा केस बताइए, एडवोकेट किस चीज के रिगार्डिंग पढ़ाई करता है? सर वो लॉ के रिगार्डिंग पढ़ाई करता है, वो लेजिस्लेशन के रिगार्डिंग पढ़ाई करता है। तो जब हमारी सरकार कोई लॉ बना रही है, जब हमारी सरकार कोई लॉ बना रही है और आपको लगता है उस लॉ में अगर ये प्रोविजन डाल दिया जाए, ध्यान से सुनना जो बात मैं बता रहा हूं वरना ये लाइन आपको समझ में नहीं आएगी। हमारी सरकार जब भी लॉ बनाती है तो उसमें कैबिनेट की मीटिंग्स होती हैं, उसमें प्रॉपर डिस्कशंस होती हैं विद द एक्सपर्ट्स। यस सर, उन एक्सपर्ट्स के पैनल में जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी बुलाया जाता है। अब अगर मैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वहां पे बैठा हूं और मुझे लगता है अगर इस लॉ में ये स्पेशल प्रोविजन डाल दिया जाए, ये स्पेशल प्रोविजन अगर इस लॉ में डाल दिया जाए तो इससे मेरे क्लाइंट का भला हो जाएगा, अगर मुझे लगता है इससे मेरे क्लाइंट का भला हो जाएगा, तो मैं उस प्रोविजन को डलवाने के लिए उसके फेवर में अपना ओपिनियन दे सकता हूं। दिस इज रॉन्ग। So this is called lobbying in favor of legislation on behalf of a client। यानी जब कोई लॉ बन रहा था उसमें मैं जब लॉबी में बैठा हुआ था, उसमें जब मैं टीम में बैठा था, तब मैंने अपने क्लाइंट के फेवर में वहां पे अपनी सारी टिप्पणियां दी, जो कि बहुत गलत बात है। कहीं ना कहीं दैट इज क्रिएटिंग अ सेल्फ एडवोकेसी थ्रेट। तो तीन चीजें आप ध्यान में रखेंगे। एडवोकेट किसका होता है? लॉ का, तो लेजिस्लेशन वाला पॉइंट आप ध्यान रखना। एंड तीसरा, एडवोकेट अपने क्लाइंट का ओपिनियन बेचता है। और दूसरी चीज आप क्या बेच सकते हो? शेयर्स बेच सकते हो। तो तीन बातें जल्दी से एक बार मुझे रिपीट करके बताओ। एडवोकेसी थ्रेट्स के तीन एग्जांपल, वेरी इजी। एडवोकेट, लेजिस्लेशन एंड एडवोकेट क्या बेचता है? सर ओपिनियन बेचता है। और आप क्या बेचते हो? कंपनी के शेयर्स बेच देते हो, जिसमें आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करते हो। राइट सर? तो दीज आर द 3 पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। दीज आर द 3 पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। सर एडवोकेसी थ्रेट होता क्या है? एक बार रीड कर लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। थ्रेट दैट यू आर प्रमोटिंग अ क्लाइंट्स or employing organizations to a position that the objectivity is compromised। आप उसको इस हद तक जाके प्रमोट कर रहे हो, इस हद तक जाके सपोर्ट कर रहे हो कि भाई साहब आपकी ऑब्जेक्टिविटी रही नहीं। याद रखना, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। आप इंडिपेंडेंट हो, उससे मिले हुए नहीं हो। याद रखना, है आपकी कोई रिलेशन नहीं है अपने क्लाइंट के साथ, यही रिलेशन अवॉइड करनी है। तो एडवोकेसी थ्रेट में आप इतना प्रमोट मत करो कि सामने वाले को देखे भाई ये तो बंदा इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस पढ़ा था ना ऐसे दोस्तों में, दोनों चीजें होनी चाहिए। माइंड से इंडिपेंडेंट हो बट अपनी हरकतों से भी तो लगो। इतना मत प्रमोट करो ना कि सामने वाला कहे अरे मिला हुआ है क्लाइंट के साथ। गेटिंग द पॉइंट? यस सर, इतना प्रमोट नहीं करना क्लाइंट को। एडवोकेसी थ्रेट ने आपको यह समझा दी बात। गॉट द पॉइंट ऑफ एडवोकेसी थ्रेट? जल्दी से बताइए यस और नो। This is about advocacy threat. 3 things: promoting the shares, advocate, lobbying in favor of legislation. जल्दी से बताइए, क्या एडवोकेसी थ्रेट क्लियर है? यस सर, ग्रेट सर। अब बात करते हैं फेमिलियरिटी थ्रेट के। सबसे इजी एग्जांपल्स किसी के हैं तो वो फेमिलियरिटी थ्रेट के। सर कैसे सबसे इजी एग्जांपल इसके है? सबसे इजी एग्जांपल इसलिए, नाम क्या है? फेमिलियरिटी थ्रेट। मतलब इसका मतलब पता चल रहा है आपको कि मेरा जो क्लाइंट है कहीं ना कहीं उसका और मेरा फैमिली रिश्ता होगा, फैमिली रिलेशनशिप होगी। यस सर। अब मेरी फैमिली रिलेशनशिप 2 लोगों से हो सकती है, या तो क्लाइंट के टॉप लेवल लोगों से। सर टॉप लेवल लोगों को मैं बोलता हूं डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स। फिर से सुन लो मेरी बात। अब ये जो फैमिली रिलेशनशिप है जो मेरी ऑब्जेक्टिविटी की बैंड बजाएगी, ये किसके साथ है? फैमिली और क्लोज रिलेशनशिप है ऊपर वाले लोगों के साथ, जिनको मैं बोलता हूं डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द क्लाइंट। गॉट इट सर? सेकेंड थिंग, ये किसके साथ हो सकती है? ऐसे इंप्लॉय के साथ, ये डायरेक्टर और ऑफिसर नहीं है, बट ही इज इन अ पोजिशन टू एक्सर्ट डायरेक्ट इंफ्लुएंस ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एंगेजमेंट। सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एंगेजमेंट का मतलब है, अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करने जा रहा हूं तो किसका ऑडिट करने जा रहा हूं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो जिसके अराउंड मेरी पूरी एंगेजमेंट सीमित है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एंगेजमेंट, जिसके वजूद के बेसिस पे ये सारा काम हो रहा है, अगर उसी को बनाने में किसी इंप्लॉय का हाथ है तो उस इंप्लॉय के साथ भी अगर मेरी फैमिली रिलेशनशिप होगी तो फैमिलियरिटी थ्रेट आ जाएगा। तो 2 केसेस में फैमिलियरिटी थ्रेट आएगा, अगर मेरी डायरेक्टर और ऑफिसर के साथ फैमिली रिलेशनशिप है, या ऐसे इंप्लॉय के साथ फैमिली रिलेशनशिप है हु इज इन अ पोजीशन टू एक्सर्ट डायरेक्ट इंफ्लुएंस ओवर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एंगेजमेंट। तीसरी चीज,
हमारी फर्म का एक पुराना पार्टनर था, ठीक है, हमारी फर्म का एक पार्टनर था, अब वो पार्टनर रिटायर कर गया, रिटायर नहीं रिजाइन कर गया हमारी फर्म से, और उसने क्लाइंट को ज्वाइन कर लिया, और वो क्लाइंट को ज्वाइन करके पता है क्या बन गया, वही बन गया जिनके साथ मुझे फैमिली रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए। क्या क्या, डायरेक्टर और ऑफिसर बन गया, या फिर वो क्लाइंट का ऐसा इंप्लॉय बन गया जिसकी पोजीशन है टू एक्सर्ट डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एंगेजमेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मेरी क्लाइंट के साथ लॉन्ग एसोसिएशन हो जाएगी, ज्यादा लॉन्ग एसोसिएशन हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं हमारा जो रिश्ता है इट विल बी नथिंग लेस देन अ फैमिली। हम फिर साथ में पार्टी कर रहे होंगे, साथ में घूम रहे होंगे, साथ में ट्रिप्स लगा रहे होंगे, और जब इतनी सारी चीजें साथ में करेंगे, मैं कभी भी उसकी कमियां नहीं निकाल पाऊंगा, मैं हमेशा उसको सपोर्ट ही करूंगा, तो अल्टीमेटली इंडिपेंडेंस नहीं रह पाएगी। तो यही 4 बातें आपने बस ध्यान में रखनी है। या तो मेरी क्लोज और फैमिली रिलेशनशिप किसके साथ है सर, विद द डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ द क्लाइंट, गॉट द पॉइंट। किसके, दूसरा कौन था, एम्प्लॉय ऑफ अ क्लाइंट हु कैन एक्सर्ट डायरेक्ट एंड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एंगेजमेंट। हमारा एक पुराना पार्टनर था जो अब क्या बन गया है, उसी क्लाइंट का डायरेक्टर और ऑफिसर, या फिर वो एम्प्लॉय हु इज इन अ पोजीशन टू एक्सर्ट डायरेक्ट एंड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इतना पुराना गहरा रिश्ता हमारा हो गया है कि अब वो मेरी फैमिली जैसा ही हो गया है। लॉन्ग एसोसिएशन ऑफ एन ऑडिट टीम मेंबर विद द ऑडिट क्लाइंट। इफ यू गॉट द अंडरस्टैंडिंग, इट्स नॉट डिफिकल्ट टू रिटेन। बस आपने समझ के चलना है, मेरी फैमिली रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए। किसके साथ नहीं होनी चाहिए, बड़े लोगों के साथ, और ऐसे एम्प्लॉय के साथ हु इज इन अ पोजीशन टू एक्सर्ट। करो ना, तुम ये हरकतें नहीं कर रहे ना, मुझे पता है घर में बैठ के, तुम घर में बैठ के पता है कैसे देख रहे हो, हाँ 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 बोलो बोलो बोलो, हम सुन रहे हैं। भाई साहब जी, सुन रहे हो मेरी बात, अभी शांति से कर लो, अभी कर लोगे प्यार से प्रेम से, तो अपने आप चीजें याद हो जाएंगी और चीजें याद रह जाएंगी। ये कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे, बाकी बच्चे करते जा रहे, मेरे को दिख रहे हैं, आप नहीं कर रहे, आपको भी करना पड़ेगा, राइट सर, हम भी करेंगे। तो एक्सर्ट डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एंगेजमेंट। एंड दूसरा पॉइंट क्या था, अगला पॉइंट ये था, पुराना पार्टनर, अ फॉर्मर पार्टनर, वो बन गया क्लाइंट का डायरेक्टर और ऑफिसर, या फिर ऐसा एम्प्लॉय इन द पोजीशन to exert direct influence on the subject matter of engagement. And last but not the least, इतनी लॉन्ग एसोसिएशन हो गई है, इतना पुराना और गहरा रिश्ता हो गया है कि अब वो मेरा फैमिली मेंबर ही बन गया है, राइट सर, गॉट इट। दैट्स वाई कंपनी ऑडिट के ड्यूरेशन में लिमिट रहती है। हाँ, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का भी यही रोल है, और अभी हम SQC1 जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा, अगर मैं लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं, अगर मैं लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं, तो उसमें जो मेरा एंगेजमेंट पार्टनर है वो हर 7 साल में रोटेट होना चाहिए। तो SQC1 भी एक रोटेशन की बात करेगा, और जो आप रोटेशन ऑफ ऑडिटर की बात करो कंपनी ऑडिट में, वो भी उसी का एक जुगाड़ इन्होंने बनाया रखा है। वेरी गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर पार्ट। सर, अदर पार्ट इज अबाउट इंटिमिडेशन थ्रेट्स। तुम्हारी पता है, तुमको एक मैं बात बताऊं, इट इज योर ऑडिट नहीं पढ़ रहे तुम मेरे साथ इंग्लिश पढ़ रहे हो। आधे ने जो शब्द तुमको तंग करते हैं, तुमको परेशान करते हैं, पता है क्यों करते हैं? क्योंकि तुमको लगता है यार ये बड़े भारी शब्द है। भारी नहीं है, अच्छी वोकैबुलरी है। यही तो एक एक्सप्रेशन है जिससे इंसान बहुत बढ़िया चमक के निकलता है। यस सर, गॉट द पॉइंट। सो यही है पॉइंट्स ऑफ इंटिमिडेशन थ्रेट्स। इंटिमिडेट करना यानी किसी पर्सन को अनकंफर्टेबल कराना। समझ रहे हो मेरी बात? अनकंफर्टेबल कब होगा सामने वाला पर्सन अनकंफर्टेबल? जब आप उसके सिर पे बंदूक रख दोगे। जब आप उसके सर पे बंदूक रख दोगे तो वो बंदा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। थ्रेट, आप उसको थ्रेट कर रहे हो, मेरी बात मान जा वरना मैं तुझे निकाल दूंगा एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं तेरे से ऑडिट नहीं करवाऊंगा, या फिर मेरी बात मान जा एज ए एम्प्लॉय मैं तेरे को निकाल दूंगा। सो अगर जब सामने वाले पे आप थ्रेट क्रिएट करते हो ऑफ डिसमिसल और रिप्लेसमेंट, तो वो बंदा डर जाता है। जब आप सामने वाले पे थ्रेट क्रिएट करोगे, क्या लगता है वो एकदम कूल काम मस्ती में रहेगा? नहीं 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 नहीं, ही विल कम अंडर प्रेशर। अगला पॉइंट यही है, थ्रेट क्रिएट करते ही आप उस पे एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हो टू एग्री विद द जजमेंट ऑफ द क्लाइंट। आप एज अ क्लाइंट उस पे थ्रेट क्रिएट करके एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे से एग्री करता है कि नहीं, ऐसे करके आपने उस पे एक थ्रेट क्रिएट किया। अब आपने ये प्रेशर कैसे क्रिएट किया? आपने बोला मेरी जजमेंट से एग्री कर जा, मैं बहुत साल से इस धंधे में हूं, मुझे पता है क्या जजमेंट होनी चाहिए, बिकॉज द क्लाइंट हैज मोर एक्सपर्टीज ऑन द मैटर इन क्वेश्चन। और आपने एक चीज और बोली, सर आपने क्या थ्रेट क्रिएट किया? आपने थ्रेट क्रिएट किया कि उसकी प्रमोशन नहीं होगी। जब सामने वाले को आपने बोला उसकी प्रमोशन नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो आपकी बात नहीं मान रहा। सो बीइंग इन्फॉर्म्ड दैट द प्लान्ड प्रमोशन विल नॉट अकर अनलेस
द अकाउंटेंट एग्रीज विद एन इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो तीन चीजें आप इसको याद रखना। इसको याद रखने का सिंपल तरीका यही है, जब मैंने सामने वाले पे थ्रेट क्रिएट किया कि उसकी प्रमोशन नहीं होगी तो वो प्रेशर में आ गया। बोलो मेरे साथ, जब मैंने सामने वाले पे थ्रेट क्रिएट किया, थ्रेट का मतलब है उसको इंटिमिडेट करना, उसको अनकंफर्टेबल कराना। बंदा कब अनकंफर्टेबल होगा? जिसके सिर पे गोली रखी होगी। सिर पे गोली यानी आपके सिर पे थ्रेट है, थ्रेट क्रिएट किया कि आपकी प्रमोशन नहीं होगी तो सामने वाला बंदा प्रेशर में आ गया। थ्रेट ऑफ डिसमिसल और रिप्लेसमेंट, प्रमोशन नहीं होगी क्योंकि वो उसकी जजमेंट से एग्री नहीं कर, प्रमोशन नहीं होगी क्योंकि वो इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं कर रहा, एंड प्रमोशन नहीं होगी तो बंदा प्रेशर में आ जाएगा टू एग्री विद द जजमेंट ऑफ द क्लाइंट बिकॉज ही हैज मोर एक्सपर्टीज ऑन इट। तो यही इस तरह से आप ये तीनों बातें ध्यान में रख के आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, प्रमोशन वाला मेंबर इन सर्विस के लिए ऑब्वियस सी बात है। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस मेरा क्लाइंट मेरी कभी प्रमोशन नहीं कर सकता। एज अ मेंबर इन सर्विस, एज अ एम्प्लॉय, मेरी प्रमोशन मेरे एम्प्लॉयर के हाथों में है। गॉट द पॉइंट? यस सर, वी गॉट द पॉइंट। So these are the different examples. I hope these examples are clear to you. यहां आपके एग्जाम्पल्स खत्म हो जाते हैं। अब आपको मैं एक बढ़िया वाला टॉपिक कराऊंगा, एंड दिस इज अनदर टॉपिक विच इज इंपॉर्टेंट इन दिस एरिया। यहां तक अगर सारी बातें क्लियर है, जस्ट गिव मी अ थम्स अप एंड फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर डू वी नीड टू लर्न इट लाइन बाय लाइन? श्रेया, इतना भी लाइन बाय लाइन जाने की जरूरत नहीं है, बट द की टर्म्स दैट आई एम यूजिंग, जैसे एम्प्लॉय हु इज इन अ पोजीशन टू एक्सर्ट डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, तो अगर मैं आपको ये पूरी हरकतें करके दिखा रहा हूं, दैट मीन्स दैट यू नीड टू रिमेंबर इट। उसको आप उस तरह से याद रखोगे तो काम आ जाएगा आपके। अभी तक आईसीआई ने इन चीजों पे क्वेश्चन नहीं पूछा, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ थ्रेट्स, बट आई यूज्ड टू लर्न इट व्हेन आई यूज्ड टू गो फॉर द एग्जाम। मेरे दोस्त वगैरह भी याद करके जाते थे, तो आई फील कि जब तक अभी तक आईसीआई ने नहीं पूछा है, कभी भी वो चीज ये पूछ सकता है। सो दैट्स व्हाई वी आर कवरिंग इट लाइक दिस। राइट गरिमा, ये चीजें एमसीक्यूज में भी आ सकती है। परफेक्ट। आशी कह रही है एम्प्लॉय वाला पॉइंट क्या है? एम्प्लॉय वाला पॉइंट, हाँ आशीष जी, आशीष जी एक बार फिर से आप एक बार वो दे दीजिए, क्वेश्चन वापस रिपीट कर लीजिएगा अपना। करंटली क्लाइंट का टैक्स ऑडिट है, पोटेंशियली वो स्टेट ऑडिट दे सकता है, तो ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट में आएगा या इंटिमिडेशन या प्रमोशन? कोई थ्रेट नहीं है। ये नॉर्मल प्रैक्टिस है कि अगर आपको टैक्स ऑडिट मिला है तो आपको स्टेट ऑडिट भी मिल सकता है। क्या ये बिजनेस है? द आंसर इज नो। क्या ये पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट है? द आंसर इज नो। क्या ये प्रमोशन है? द आंसर इज नो। प्रमोशन का मतलब होता है एक पोजीशन से ऊपर जाना। आप कोई ऊपर नहीं जा रहे, आप ऑडिटर थे, ऑडिटर हो, ऑडिटर ही रहोगे। तो प्रमोशन तो बिल्कुल भी नहीं है, तो किसी भी थ्रेट में नहीं आएगा। दिस इज अ नॉर्मल प्रैक्टिस दैट कीप्स ऑन गोइंग इन द इंडस्ट्री। बहुत सिंपल सी बात है। गॉट इट सर। इंटरनल ऑडिट के लिए है एम्प्लॉय वाला पॉइंट? नहीं, इंटरनल ऑडिट के लिए भी नहीं है। एम्प्लॉय वाला पॉइंट एम्प्लॉय वाले पॉइंट के हिसाब से ये एज अ मेंबर इन सर्विस, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, मैं एज अ मेंबर इन सर्विस एम्प्लॉयमेंट में हूं, तो मेरे ऊपर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 लगेगा क्योंकि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिलेटेड है। तो अगर मैं अपने सीनियर के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात नहीं मान रहा, वो कह रहा है यार ज्यादा प्रॉफिट दिखा, मैं बोलता हूं नहीं दिखाने ज्यादा, जितना है उतना ही दिखाऊंगा, वो कहेगा नहीं ज्यादा दिखा, मैं कहूंगा नहीं, कह रहा मैं तेरी प्रमोशन नहीं करूंगा। सिंपल बात आपने समझनी है, कुछ ज्यादा इधर उधर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। गॉट द पॉइंट सर। अब बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ एक्शंस दैट इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस माइट बी सेफगार्ड्स टू एड्रेस द थ्रेट्स। क्या आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है? हाँ सर हमने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है। वो कहते हैं ना प्रॉब्लम है अंदर सॉल्यूशन है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। सेल्फ रिव्यू थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब इसके 5 सॉल्यूशन है। सर सॉल्यूशन ना बहुत सिंपल है, आपने बस मुझे नेक्स्ट 2 मिनट्स ध्यान से सुनना है, आपको सारे सॉल्यूशन एकदम बढ़िया तरीके से याद हो जाएंगे। ध्यान से सुनना। थ्रेट्स है ना, हमको डील करना है, हम अकेले नहीं कर पाएंगे। थ्रेट्स है, हमको डील करना है, हम अकेले नहीं कर पाएंगे। तो सर क्या करें? कुछ लोगों को बुला लो। अब हम कुछ लोगों को इकट्ठा करेंगे, ध्यान रखना आप सबको मेरे साथ इकट्ठा करना है लोगों को। सर सबसे पहले किसको इकट्ठा करेंगे? सबसे पहले इकट्ठा करेंगे कुछ टाइम और क्वालिफाइड पर्सोनल को।
सर क्या टाइम इकट्ठा किया जा सकता है? हाँ, हम डॉक्टर स्ट्रेंज को बोल देंगे, वो अपना टाइम स्टोन लेके आएगा, उस टाइम स्टोन को यूज करके हम थोड़ा टाइम ले आएंगे और एक क्वालिफाइड पर्सोनल ले आएंगे। सर एडिशनल टाइम और क्वालिफाइड पर्सोनल से क्या होगा? जब एडिशनल टाइम होगा, हमारे पास समय होगा, तो हम थोड़ा दिमाग ठीक से लगा पाएंगे, प्रोफेशनली बढ़िया काम कर पाएंगे, और क्वालिफाइड पर्सोनल अगर हमारे साथ काम करेगा तो हमारी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस अच्छी बन पाएगी। सो वी विल असाइन additional time and qualified personnel to the required task when engagement has been accepted। तो पहला कौन आया? डॉक्टर स्ट्रेंज आया टाइम स्टोन लेके और एक क्वालिफाइड पर्सोनल लेके। सर सेकंड पे हम किसको लेके आएंगे? एक एप्रोप्रिएट रिव्यूअर को। सर रिव्यूअर को क्यों लेके आ रहे हैं? एक एक्सटर्नल रिव्यूअर को क्यों लेके आ रहे हैं? हम एक एप्रोप्रिएट रिव्यूअर को इसलिए लेके आ रहे हैं ताकि हम एड्रेस कर सके सेल्फ रिव्यू थ्रेट। तो अब हम एक रिव्यूअर को लेके आएंगे। हैविंग एन एप्रोप्रिएट रिव्यूअर who should not be the member of the team, obviously बात है टीम का ही मेंबर होगा तो किस बात का रिव्यूअर, तो not the member of the team to review the work performed or advise to address a self review threat। तो हमने एक रिव्यूअर ले लिया। सर तीसरा काम हम क्या करेंगे? तीसरा काम हम करेंगे, हम अपनी फर्म के डिफरेंट पार्टनर्स और उनकी एंगेजमेंट टीम्स को उठा के ले आएंगे। हम पार्टनर्स और उनकी एंगेजमेंट टीम्स को उठा के ले आएंगे। क्या सर वो ऑडिट की होनी चाहिए? द आंसर इज नो, वो ऑडिट की नहीं होंगी, वो एक्सपर्ट्स होंगे अपनी अपनी फील्ड के, अपनी अपनी फील्ड के, यानी नॉन अश्योरेंस सर्विसेज। आप इसको सिंपल टर्म्स में समझ सकते हो, नॉन ऑडिट सर्विसेज। सो यूजिंग डिफरेंट पार्टनर्स एंड एंगेजमेंट टीम्स विद सेपरेट रिपोर्टिंग लाइंस। सर रिपोर्टिंग लाइन का क्या मतलब होता है? रिपोर्टिंग लाइन इज कौन बंदा किसको रिपोर्ट करता है। आर्टिकल इंटर रिपोर्ट करता है एग्जीक्यूटिव को, एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट करता है असिस्टेंट मैनेजर को, असिस्टेंट मैनेजर रिपोर्ट करता है मैनेजर को, मैनेजर रिपोर्ट करता है डायरेक्टर को, डायरेक्टर रिपोर्ट करता है पार्टनर को। तो हर उसकी एक रिपोर्टिंग लाइन होती है। तो जैसे ऑडिट में ऐसी रिपोर्टिंग लाइन होती है, ऐसी टैक्स में रिपोर्टिंग लाइन होती है, ऐसी कंसल्टेंसी में रिपोर्टिंग लाइन होती है, ऐसी इंटरनल ऑडिट में रिपोर्टिंग लाइन होती है। तो हम किसको ले आए? हम एक रिपोर्टिंग लाइन उठा के ले आए जिसमें पार्टनर आ गया और उसकी पूरी एंगेजमेंट टीम आ गई। तो हम पूरी की पूरी रिपोर्टिंग लाइन उठा के हमने लाके रख दी। तो किस किस को लेके आए थे? सबसे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज को, जो जिसने हमको टाइम दिया और एडिशनल रिसोर्स दिया। फिर हमने रिव्यूअर लेके आए ताकि रिव्यू थ्रेट हो सके। फिर हमने एक तीसरा काम क्या किया? हम एक पार्टनर और उसकी टीम ले आए। चौथे में तो हमने हद ही कर दी, चौथे में तो हमने हद ही कर दी। पार्टनर और उसकी टीम काफी नहीं पड़ी, हम एक पूरी की पूरी फर्म उठा के ले आए। समझ रहे हो क्रोनोलॉजी? समझ रहे हो? हम पूरी की पूरी एक फर्म उठा के ले आए। सर अब ये फर्म क्या करेगी? ये फर्म भी हमारे ऑडिट का कुछ ना कुछ पार्ट करेगी। या तो ये रीपरफॉर्म करेगी या परफॉर्म करेगी। रीपरफॉर्म यानी जो चीज मैं ऑलरेडी कर चुका ये फिर से करेगी, देखने के लिए कि मैंने ठीक से किया कि नहीं, या फिर हम कुछ एक पोर्शन ऑफ अवर ऑडिट असाइनमेंट इनसे करवा लेंगे। तो ये 4 लोग हमको चाहिए। गॉट द पॉइंट? यस सर। अब एक बात बताओ सर, एज एन ऑडिटर में तो कई सारी ऐसी चीजों के साथ डील करते हो जो कॉन्फिडेंशियल नेचर की होती है। यस, तो कॉन्फिडेंशियल नेचर वाली चीजें हम सबके साथ डिस्कस नहीं कर सकते। मैंने कहा बिल्कुल नहीं कर सकते। तो क्या करें सर? इनमें ना थोड़ा बंटवारा कर दो। कुछ लोग होंगे जो हमको कोर टीम मेंबर्स चाहिए। कोर टीम मेंबर्स मतलब इनकी जरूरत है, ये ऑडिट में इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑडिट होंगे। एंड कुछ होंगे जो मतलब ऐसे ही है, उनकी बस 10-15 मिनट की जरूरत है और कुछ ज्यादा जरूरत है, इनको कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। सो देन व्हाट आई विल डू, आई विल सेपरेट द टीम्स, आई विल सेपरेट द टीम्स व्हाइल डीलिंग विद द मैटर्स ऑफ कॉन्फिडेंशियल नेचर। दिस इज द सिनेरियो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। यू आर एड्रेसिंग द सेल्फ ऑल दीज थ्रेड्स। पहले क्या किया? एडिशनल टाइम एंड रिसोर्सेज। फिर हम एक रिव्यूअर लेके आए, फिर हम पार्टनर और उसकी टीम को उठा के ले आए, फिर हमने हद ही कर दी। बोलो हमने हद कर दी। तो जब तक बोलोगे नहीं ना हमने हद कर दी, तुमको फर्म वाला पॉइंट याद ही नहीं आएगा। हद कर दी बोलो, हमने हद कर दी। यहां लिख दो, यहां लिख दो, इसके बाद हमने हद कर दी। ठीक है, ठीक है सर, हमने हद कर दी। तो जैसी तुमने हद कर दी, फिर तुमने क्या किया सर? हम लेके आ गए पूरी की पूरी फर्म को टू परफॉर्म अ पार्ट ऑफ द एंगेजमेंट और सम पार्ट ऑफ द एंगेजमेंट टू परफॉर्म और रीपरफॉर्म एंगेजमेंट। फिर जब हम उनको लेके आए, हमने उनको सेपरेट किया कि ये कॉन्फिडेंशियल चीज से डील करेगा, ये निकले। तो इस तरह से आपने ये सारी बातों को ध्यान में रखना है। इफ यू वांट यू कैन राइट दिस डाउन इन योर नोटबुक। इस तरह से आप पूरी क्रोनोलॉजी बना के चल सकते हो। बट दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट वाज आस्क्ड इन वन ऑफ द पेपर्स रिसेंटली। तो प्लीज इसको ध्यान में रख के चलिएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही प्यारा मजेदार क्वेश्चन है। राइट सर, दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड। अपनी फर्म का कोई रिव्यूअर लेके नहीं आ रहा मैं, अपनी फर्म का मैं कोई रिव्यूअर लेके नहीं आऊंगा। रिव्यूअर हमेशा मेरी कोई और फर्म का होगा, अपनी फर्म का कोई रिव्यूअर नहीं होगा। याद रखना, नॉट अ मेंबर ऑफ द टीम टू रिव्यू द वर्क परफॉर्म और एडवाइस टू एड्रेस अ सेल्फ रिव्यू थ्रेड। हाँ, वो टीम का पार्ट नहीं होगा, बट फर्म का पार्ट हो सकता है। राइट, वो टीम का पार्ट नहीं होगा, वो फर्म का पार्ट हो सकता है। चलेगा, मेरी फर्म का पार्ट भी होगा तो भी चलेगा, और ऐसा होता भी है। फर्म में ही एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का काम रिव्यू करता है। राइट सर,
यही दोस्तों आपने बात याद रखनी है। अकेले इसका मेन हमने अंडरस्टैंडिंग क्या ली, थ्रेट से बचना अकेला काफी नहीं है, हमें एक पूरी टीम की जरूरत है। तो पूरा हमने अवेंजर्स वाली टीम इकट्ठी कर ली जो इससे हमारी हेल्प कर रही है डील करने में। काफी सही सिखाया सर, थैंक यू रोशनी। राइट सर, चले सर बड़े आगे। अब इसके बाद जो बातें हैं वो बहुत छोटी छोटी और प्यारी प्यारी है। यहां तक आपका मैंने बहुत दिमाग खाया, आई अंडरस्टैंड, पर अब इसके बाद जो मैं बातें करूंगा बहुत प्यारी प्यारी छोटी छोटी है, समझेंगे, आगे बढ़ेंगे और फटाफट सारी चीजें जल्दी जल्दी होती जाएंगी। बताइए जी, क्या हम आगे बढ़े? जल्दी बताइए। ऐसे 299 जॉइंट ऑडिट कहां से आ गया तुम्हारा अचानक? हाँ सर एसक्यूसी 1 में सर रिव्यू भी है ना? हाँ हर्षित, एसक्यूसी 1 में भी रिव्यू की बात पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। उसमें बताते हैं कि जो जूनियर मेंबर होते हैं, सीनियर मेंबर उनका रिव्यू करते हुए कैसे रिव्यू करते हैं। विल टॉक अबाउट इट। यस सर बिंदास, क्या बात है। ऑडिट ये बिंदास है, ऑडिट ये बिंदास है। चलो जी अब बढ़ते हैं आगे। डिसेबिलिटीज फॉर द पर्पस ऑफ मेंबरशिप। सर डिसेबिलिटीज फॉर द पर्पस ऑफ मेंबरशिप, ये लोग मेंबर नहीं बन सकते। सर कौन लोग मेंबर नहीं बन सकते? जो छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे 19 साल के 20 साल के बच्चों को हम मेंबर नहीं बनाएंगे। कम से कम आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए। 21 साल शादी करने के लिए, 21 साल सीए बनने के लिए। तो 21 साल में सीए बनो, शादी करो, लाइफ सेट है। राइट सर। और बताइए सर, जो बंदा पागल है पागल है पागल है, तो जो बादशाह के गाने में पागल है वो सीए नहीं बन सकता। एग्जाम्पल अनसाउंड माइंड। प्लस ऐसा नहीं होगा कि हम लोगों के कहने से वो बंदा अनसाउंड माइंड का है, वो पागल है तो वो सीए नहीं बन सकता। ऐसा कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट बोलेगा तो हम उसको पागल मानेंगे और फिर उसको सीए नहीं बनने देंगे। तो ये चीज समझ आ गई। सर तीसरा कौन नहीं बन सकता? जिसका दिवाला निकल गया। दिवाला निकल गया मतलब पैसे नहीं है। तो जब उसके पास पैसे नहीं है, क्लाइंट के पैसे का क्या करेगा? वो भी क्लाइंट के पैसे अपनी जेब में डाल लेगा। तो इफ अ पर्सन इज अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट यानी नाउ हिज लायबिलिटीज हैव एक्सीडेड द एसेट्स इन टेक्निकल टर्म्स। इन इजी टर्म्स पैसे नहीं है, लायबिलिटीज ही लायबिलिटीज है, कर्जा सिर पे, उसको हम सीए नहीं बनने देंगे। अगली चीज, बीइंग अ डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अब वो डिस्चार्ज हो गया एज एन इंसॉल्वेंट, पहले उसका दिवाला निकला था बट अब उसको डिस्चार्ज कर दिया फ्रॉम इंसॉल्वेंसी। अब वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। बट इसमें इन्होंने क्या बोला? he has not obtained from court a certificate stating that the insolvency was caused by the misfortune without any misconduct on his part। सर ये लाइन क्या कहती है? ये लाइन क्या कहती है? ये लाइन सिंपल सी आपको एक बात बोलती है कि अगर आप एक डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो तो भी आप नहीं बन सकते। मैंने कहा क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है ना। भागम भाग देखिए आपने? हाँ सर भागम भाग देखी है। तो वो कहता है कल जब न्यूज़पेपर आएगा तो मेरी फ्रंट पेज पे फोटो छपेगी। तो गोविंदा बोलता है मेरी क्यों नहीं? वो कहता है डिग्री नहीं है ना तेरे पास। तो ये ऐसे ही बोल रहा है, कह रहा है जब मैं डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हूं तो मेरे को अलाउड होना चाहिए टू प्रैक्टिस एज अ मेंबर। बट वो कह रहा है तुमको हम प्रैक्टिस नहीं करने देंगे एज अ मेंबर। वो कह रहा है क्यों? कह रहा सर्टिफिकेट नहीं है तुम्हारे पास। कौन सा सर्टिफिकेट नहीं है? सर्टिफिकेट जिसमें कोर्ट ये लिख के दे कि जो आपकी इंसॉल्वेंसी हुई थी वो आपकी खराब किस्मत की वजह से हुई थी, आपने कोई गलत काम नहीं किया था। अगर आपकी किस्मत खराब है तो कोई दिक्कत नहीं है यार, हम आपको एक्सेप्ट करते हैं। बट ऐसा आपके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है। तो जब तक आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है कि आपकी इंसॉल्वेंसी खराब किस्मत की वजह से हुई थी, तब तक आप भी डिसेबल्ड हो फॉर द पर्पस ऑफ मेंबरशिप, हम आपको मेंबर नहीं बनने देंगे, याद रखना। अगली चीज, अगर आपको जेल हो गई या आपको काला पानी की सजा हो गई। सर जेल काला पानी क्या होता है? होती है अलग अलग तरह की सजाएं। अगर यू हैव बीन कन्विक्टेड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट और यू हैव बीन ट्रांसपोर्टेड यानी काला पानी की सजा, आपको किसी आइलैंड पे जाके रख दिया और आइलैंड पे कोई भी नहीं है, आपको उस आइलैंड पे अकेला छोड़ दिया, तो भी आपके साथ आप सीए नहीं बन सकते। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपने ये चीज ध्यान रखनी है। सर क्या चीज ध्यान में रखनी है? अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए और आपने कर दिया कोई प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट, ये प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट की क्या कहानी है आगे चार्टर्ड अकाउंट, इस पूरे हम प्रोफेशनल एथिक्स के चैप्टर में पढ़ेंगे। बट अगर आपने कोई प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट कर दिया तो भी आपको मेंबरशिप नहीं मिलेगी। क्या इन बातों का रट्टा लगाना है? कोई रट्टा लगाने की बात नहीं है, सिंपल बातें, अंडरस्टैंड करो, आगे बढ़ो, और कुछ भी नहीं है। दीज आर द पॉइंट्स दैट यू नीड टू कंसिडर।
क्या आपको ये पॉइंट क्लियर है? सर नॉन अश्योरेंस सर्विस का मतलब बता दो, जो अश्योरेंस सर्विस नहीं है। अश्योरेंस मतलब किसी को आश्वासन देना, यानी अपना ओपिनियन देना, जो एक ऑडिटर करता है। तो जहां पे भी आप अपना ओपिनियन नहीं दे रहे, चाहे वो स्टेट ऑडिट हो या टैक्स ऑडिट हो, उसके अलावा जो भी सर्विसेज होंगी उनको हम नॉन अश्योरेंस सर्विस की कैटेगरी में ही डालते हैं। नॉन अश्योरेंस सर्विसेज की हमारे पास पूरी लिस्टिंग दे रखी है पीयर रिव्यू वाले चैप्टर में, वहां पे एक बार मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। अभी के लिए बस इतना समझो, जो ऑडिट नहीं है वो नॉन अश्योरेंस सर्विस है, सिंपल। So these are the disabilities for the purpose of membership. क्या ये सेक्शन 8 क्लियर है? फटाफट बताइए yes और no। देख लो एक बार फटाफट और let me know is this section 8 clear? यस सर, ग्रेट सर। चलो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेंबर्स की। सर टाइप्स ऑफ मेंबर्स में अगेन नथिंग टू वरी अबाउट, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। कहते हैं दो तरह के मेंबर होते हैं, आका, एफसीए। सर आका मतलब एसीए, एफसीए। एसीए कौन है? जो अभी अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट बना है, नया नवेला चार्टर्ड अकाउंटेंट। एफसीए कौन है? जिसको 5 साल हो गए। सो अगर किसी को 5 साल हो गए एज ए सीए इन प्रैक्टिस, या फिर उसको 5 साल हो गए सीए बने हुए, तो वो एफसीए की कैटेगरी में घुस सकता है। तो 5 साल का गेम है, सिंपल सिंपल। एमसीक्यू में आपको 5 साल चीज याद रखनी है, 5 साल एफसीए, 5 साल नहीं एसीए। सिंपल सी बात है। जैसे आप का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर हो जाता है, जैसे ही आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर हो जाता है, तो आपने ध्यान में रखना है आप अब बन गए एसीए। और अगर आपको 5 साल हो गए उसी रजिस्टर का पार्ट रहते हुए, तो आप बन जाओगे एफसीए। बस इतनी सी बात याद रखना। एसोसिएट मेंबर हु हैज बीन कंटिन्यूअस प्रैक्टिस इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 5 years और who has been an associate for not less than 5 years and possesses such qualification experience equivalent to continuous practice for a 5 years as CA। बेसिक टर्म्स में आप बस इसको मान के चलो, 5 साल एज ए मेंबर हो गए तो आप एफसीए बन जाते हो। ठीक है सर, एसीए समझ आ गया, एफसीए समझ आ गया। एक बच्चे ने पूछा मॉरल टर्पिट्यूड का क्या मतलब है? अरे मॉरल टर्पिट्यूड का मतलब है आप मॉरली अगर गलत काम करोगे तो बेसिकली आपको हम चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं रहने देंगे, क्योंकि मॉरली आपने कुछ गलत काम किया होगा, कुछ उल्टी सीधी हरकत करी होगी जिस वजह से आपको जेल हो गई। तुमको इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लॉ की क्लास नहीं है, ये ऑडिट की क्लास है। तो ऑडिट में तुमको चीजें बस समझनी है और आगे बढ़ने, जहां चीजें याद करनी है वो मैं तुमको बताता हुआ चलूंगा। ठीक है। हाँ, एफसीए बनने के लिए प्रैक्टिस में रहना इज नॉट मैंडेटरी। जो इंडस्ट्री में रहते हैं वो लोग भी एफसीए बन जाते हैं। तो नीड नॉट वरी अबाउट इट कि एफसीए बनने के लिए क्या मेरे को प्रैक्टिस करना जरूरी है, नहीं। 5 साल अगर तुमने एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट भी काम कर लिया, एज एन एसीए काम कर लिया, तुमको 5 साल बाद एफसीए बना दिया जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है सर। अब बात करते हैं रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम द रजिस्टर। क्या आपका नाम रजिस्टर से हटाया जा सकता है? सर ये रजिस्टर कौन सा, पहले तो एक बात बताओ, क्या ये हमारी सोसाइटी का रजिस्टर है? नो, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स होता है उसमें से आपका नाम हटाया जा सकता है। सर कब हटाया जाएगा? जब आप दुनिया से हट जाओगे, जब आपने खुद रिक्वेस्ट कर दी कि मेरा नाम हटा दो, या फिर आपने फीस नहीं दी। अरे 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 अरे, फीस नहीं दी? सर फीस नहीं दी मतलब सीपीटी, इंटरमीडिएट, फाइनल सबकी फीस दी थी, ओसी, आईटीटी उनकी भी फीस दी थी, एमसीएस एडवांस आईटीटी उसकी भी फीस दे रखी है। अब ये कौन सी फीस की बात कर रही है? रुको जरा, सबर करो। जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे तो आपको मेंबर रहने के लिए भी हर साल इंस्टीट्यूट को फीस देनी पड़ेगी। नहीं दोगे तो आपका नाम भी रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू आर डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 8। सर ये डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 8 का क्या मतलब है? या तो आप 21 साल के नहीं हो, या फिर आप पागल हो और ऐसा कोर्ट बोलता है, या फिर यू आर एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, या फिर यू आर अ डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट बट आपके पास क्या नहीं है? सर्टिफिकेट नहीं है कोर्ट का। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू हैव बीन इम्प्रिजन्ड, या फिर आपको ट्रांसपोर्टेशन कर दी गई है। तो इन केसेस में, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और केस था, प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट, तो यहां पे आपकी डिस्क्वालिफिकेशन आ जाएगी, यहां पे आपकी डिस्क्वालिफिकेशन आ जाएगी। यही 4 बातें आपने ध्यान में रख के चलनी है। सर कितनी फीस होती है? तुमको क्या करना है अभी से, क्या करना है जान के? होती है 1500-2000 के करीब फीस होती है, बट दैट इज नॉट रेलिवेंट। नहीं पूछ रहा भाई इंस्टीट्यूट कितनी फीस है, नहीं दे रखी आईसीए के स्टडी मटेरियल में। तुमको ऐसी छोटी छोटी बातें क्यों जाननी होती है? अच्छा है, क्यूरियोसिटी है, बट फीस इज नॉट रेलिवेंट। 1500-2000 रुपए कुछ ऐसे ज्यादा फीस नहीं होती, तुम्हारी ज्यादा जेब खाली नहीं करता इंस्टीट्यूट। मेंबरशिप की फीस अलग होती है, सीओपी की फीस अलग होती है। सीओपी इज एन एड ऑन, ठीक है, उसकी एड ऑन फीस अलग से लगती है। जैसे तुम एड ऑन करते हो ना अपना बर्गर खाते वक्त, जैसे बर्गर लिया उसके साथ फ्राइज एड ऑन, केचअप्स एड ऑन, सॉसेज एड ऑन, ऐसे ही मेंबरशिप ली उसके साथ एड ऑन सीओपी। ऐसे याद रखना। फीस देना गलती से कोई भूल गया तो कोई दिक्कत नहीं होती, आप एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट तक दे सकते हो।
राइट सर, 30 सितंबर आई थिंक डेट होती है, यहां पे आपको लिखी हुई भी मिलेगी कहीं ना कहीं, हमने दे रखी है वो डेट, तो वो आप यहां में याद रखना। ठीक है सर। अब एक बात याद रखो, अगली चीज, इफेक्टिव डेट ऑफ रिस्टोरेशन इन केस मेंबरशिप रिमूवल। अगर आपकी मेंबरशिप हटा दी गई है फॉर नॉट पेइंग ऑफ फीस, तो क्या करेंगे? ध्यान देना यहां पे, ध्यान देना यहां पे। अगर आपकी मेंबरशिप ले ली गई है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फीस, क्या ये वापस मिल सकती है मेंबरशिप? द आंसर इज यस। अगर तो जिस साल में आपसे मेंबरशिप ली गई थी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फीस, उसी साल में आपने अपनी फीस पे कर दी, तो मान लिया जाएगा कि आपकी जो मेंबरशिप है दैट हैज बीन रिस्टोर्ड फ्रॉम द सेम डेट जिस दिन आपका नाम रजिस्टर में से हटाया गया था। So, if the application for restoration and requisite fees is made within the same year of removal, याद रखना ये एमसीक्यू में आ सकता है, पहले ही बता रहा हूं मैं तुमको, ये तीनों पॉइंट एमसीक्यूज में आ सकते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात, इधर देख लो। तो ये बात आपने याद रखनी है, एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन एंड रिक्विजिट फीस आर मेड विद इन द सेम ईयर ऑफ रिमूवल, then the restoration will be with effect from the date on which it was removed from the register। जिस दिन रजिस्टर से नाम निकाला गया था उसी दिन मान लिया जाएगा कि रिस्टोर हो गया, अगर आपने सेम साल में फीस पे करके काम खत्म कर दिया। अगली चीज, अगर आपका नाम हटाया गया था क्योंकि ऑर्डर आए थे, सर किसका ऑर्डर आया था? बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन या डिसिप्लिनरी कमिटी या एपिलेट अथॉरिटी या हाई कोर्ट, जिसके ऑर्डर के हिसाब से नाम हटाया गया था उसी ऑर्डर के हिसाब से रिस्टोरेशन कर दी जाएगी। सर बाकी केसेस में कब करी जाएगी रिस्टोरेशन? बाकी केसेस में तब रिस्टोरेशन करी जाएगी जब आप फीस दे दोगे और एप्लीकेशन दे दोगे। यही तीन बातें आपने बस एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख के चलनी है और कुछ नहीं करना। अगला पॉइंट आ जाता है जो मुझे लगता है आपको बड़ा एक्साइटेड करेगा, बहुत ज्यादा एक्साइटिंग पॉइंट है ये वाला। So this point is related to those people who are not chartered accountants and बाजार में इन्होंने हवा फैला रखी है कि भाई हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है नहीं, बट हवा फैला रखी है कि भाई हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस नहीं है, इन्होंने सीओपी नहीं ले रखा बट हवा फैला रखी है कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है। तो सर ये हवा फैलाने के लिए क्या इंस्टीट्यूट इन पे पेनल्टी लगा सकता है? द आंसर इज यस। पहली बार जब ये लोग पकड़े जाएंगे तो इन पे पेनल्टी लगाई जाएगी 1000 रुपए की, पहली बार जब ये लोग पकड़े जाएंगे। दूसरी बार अगर इन्होंने फिर से गलती कर दी तो ये 1000 हो जाएगा 5000, 1000 हो जाएगा 5000 प्लस इनको इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है अप टू 6 मंथ्स और बोझ। तो याद रखना इस बात को, इफ अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ आईसीआई रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ मेंबर ऑफ आईसीआई, या फिर वो डेजिग्नेशन यूज करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की, और being a member of ICAI but not having any certificate of practice represents that he is a practicing chartered accountant, तो जब पहली बार पकड़ा जाएगा फर्स्ट कन्विक्शन होगी with fine which may extend to 1000 rupees, 1000 रुपए तक का फाइन हो सकता है। और अगर इसने सब्सिक्वेंट कन्वेंशन करी तो द फाइन मे एक्सटेंड टू 5000 तक का फाइन लग सकता है, या फिर इंप्रिजनमेंट हो सकती है 6 महीने की, और बोथ दोनों चीजें हो सकती हैं। सर क्या इतनी सी पेनल्टी लगेगी? याद रखना इतनी सी पेनल्टी लगेगी और ज्यादा कोई पेनल्टी इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। अभी कोई पेनल्टी में अमेंडमेंट नहीं है, आईसीआई के स्टडी मटेरियल में यही चल रहा है। अगर इसमें कोई अमेंडमेंट होगी, कोई भी चेंज होगा, आपको बता दिया जाएगा। अभी जितना बताया जा रहा है प्लीज इसको ध्यान में रख के आगे बढ़िए। राइट सर, हमें इतना तो स्टाइपेंड मिलता है 1500, तुम्हारा स्टाइपेंड भी अब बढ़ने वाला है, तो खुश हो जाओ। मोटा माटी अगले साल या 2 साल में तुम्हारा स्टाइपेंड बढ़ जाएगा, पर तो मेरे को लगता है तब तक तो तुम आर्टिकलशिप से बाहर भी आ चुके होगे, तो तुमको फर्क नहीं पड़ेगा। राइट सर, गॉट इट। तो देखो कितनी छोटी छोटी बातें हैं, स्टार्टिंग में तुमने मेहनत करी तो तुमको अब अच्छा लग रहा होगा। ये तो बड़े हल्के हल्के टॉपिक्स हैं, इनको तो बस रीड करो आगे बढ़ो, रीड करो आगे बढ़ो, कुछ भी नहीं था इनमें, तो मसाला ही नहीं है, समझना है आगे बढ़ना है। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। जल्दी से बताओ यार, आगे बढ़ते जा रहे हैं अब हम। हाँ, अगर जेल हो गई तो ही विल बी डिस्क्वालिफाइड टू बिकम सीए, इंप्रिजनमेंट हो जाती है फॉर मॉरल टर्पिट्यूड वगैरह, तो आप डिस्क्वालिफाइड हो। अब सुन लो मेरी बात, अब सुन लो मेरी बात। कैंसिलेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ सीओपी, ध्यान देना अब यहां पे। क्या आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी कैंसिल हो सकता है एंड वापस रिस्टोर भी हो सकता है? द आंसर इज यस। सीओपी शैल बी लायबल फॉर कैंसिलेशन इफ योर नेम इज रिमूव्ड फ्रॉम द रजिस्टर। सर इसका क्या मतलब है, एक बार मैं आपको ना फ्लो समझा देता हूं। जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट का सीए फाइनल का एग्जाम क्लियर करते हो
जब आप सीए फाइनल का एग्जाम क्लियर करते हो, ये ध्यान से ये फ्लो समझ लेना, अगर तुमने ये फ्लो समझ लिया तो तुमको अपने आप सारी चीजें समझ आ जाएंगी। जब आप सीए फाइनल का एग्जाम क्लियर करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है सर, आपको दो चीजें करनी पड़ती हैं। एक तो आर्टिकलशिप कंप्लीशन का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, ठीक है, आर्टिकलशिप कंप्लीशन का सर्टिफिकेट आप लोगे। जैसी आर्टिकलशिप कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप अप्लाई कर दोगे फॉर मेंबरशिप। ये कहां पे अप्लाई करेंगे, जो आपका सेल्फ सर्विस पोर्टल है, जो स्टूडेंट आईडी से आप यूज करते हो, वहीं पे जाके आप अप्लाई करोगे फॉर मेंबरशिप। जैसे ही आपने अप्लाई किया फॉर मेंबरशिप, आपको मेंबरशिप नंबर मिल जाएगा। इस टाइम पे जब आप अप्लाई कर रहे हो फॉर मेंबरशिप, आप अप्लाई कर सकते हो फॉर सीओपी ऑल्सो। आप अप्लाई कर सकते हो फॉर सीओपी ऑल्सो। मान लो आपने सीओपी के लिए इस टाइम पे अप्लाई नहीं किया और आपको मेंबरशिप नंबर मिल गया, इसके बाद भी आप सीओपी के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो पहले प्राइमरी चीज क्या है, प्राइमरी चीज है मेंबरशिप। अगर मेंबरशिप होगी तभी आप सीओपी ले सकते हो, यानी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले सकते हो। गॉट द पॉइंट सर। यही चीज यहां पे लिख रखी है। अगर आपके पास मेंबरशिप ही नहीं है तो मेरे दोस्त सीओपी का क्या फायदा, अचार डालोगे उसका, नहीं सर। सो इफ योर नेम इज रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स देन देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर यू टू हैव सीओपी, आपका सीओपी कैंसिल करा दिया जाएगा। दूसरा केस सर, दूसरा केस कहता है कि अगर काउंसिल इज सेटिस्फाइड, अगर काउंसिल इज सेटिस्फाइड दैट दिस सर्टिफिकेट वाज इशूड ऑन द बेसिस ऑफ इनकरेक्ट, मिसलीडिंग और फॉल्स इंफॉर्मेशन और बाय मिस्टेक और एडवर्टाइज, गलत तरीके से इशू है, तो आपका सीओपी कैंसिल कर देंगे। अगली चीज, जब आप प्रैक्टिस ही नहीं करते तो सीओपी का क्या फायदा, सीओपी कैंसिल करो। प्लस अगर आपने फीस नहीं पे करी तो आपका सीओपी कैंसिल करेंगे। सर सीओपी की डेट क्या है फीस की, सीओपी की डेट है 30th ऑफ सितंबर ऑफ द रेलिवेंट ईयर। आपने 30th ऑफ सितंबर ऑफ द रेलिवेंट ईयर पे करना है। यहां पे इसको मैं लिख रहा हूं एमसीक्यू, ये पॉइंट भी आपका एमसीक्यू में आ सकता है। सीओपी की फीस कब तक पे हो जानी चाहिए, 30 सितंबर ऑफ द रेलिवेंट ईयर, यानी आप बोल सकते हो एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ ईयर, एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ ईयर तक आपकी ये फीस पे हो जानी चाहिए। वेयर द सीओपी इज कैंसल्ड, आपको अपना सीओपी सरेंडर करना पड़ेगा टू द सेक्रेटरी। सर क्या ये रिस्टोर हो सकता है, यस। अगर आपने फीस पे कर दी, आपने फॉर्म भर दिया, your restoration can be done with effect from the date it was cancelled to the member whose certificate has been cancelled due to non-payment of annual fees if the application and the annual fees complete in all respects with the fees is received by the secretary before the expiry of relevant year, यानी उस ईयर के खत्म होने से पहले पहले अगर आपने फीस दे दी तो उसी डेट से रिस्टोरेशन मान ली जाएगी जिस दिन से आपका सीओपी कैंसिल हुआ था। क्या ये मेंबरशिप जैसा ही पॉइंट है, द आंसर इज यस। अगर आपको ये फीलिंग आ रही है जैसे रजिस्टर ऑफ मेंबर से आपका नाम निकाला गया था बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ फीस और रिस्टोरेशन करा दी गई थी अगर आपने फीस पे कर दी थी इन द रेलिवेंट ईयर, यहां पे भी आपकी रिस्टोरेशन मान ली जाएगी। यही पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। सर यू लाइक मसाला वेरी मच, यस आई लाइक मसाला वेरी मच। नॉर्थ इंडियंस है ना यार, नॉर्थ इंडियंस को तो मसाला पसंद होता है। हमारे तो फेवरेट स्नैक्स और फूड क्या होते हैं, छोले भटूरे, चिली पोटैटो, चाउमीन, सब सब मसालेदार चीजें पसंद होती हैं। सर आप ये सब चीजें खाते हो, तुमको भी बताओ, जल्दी से बताओ क्या ये पॉइंट क्लियर है, कुछ भी नहीं है इसमें, बस ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है और ये चीज समझ के चलनी है और कुछ भी नहीं रखना आपने इसमें ध्यान में। दैट्स ऑल दैट यू नीड टू नो। बेमतलब में इन्होंने बस नोट्स की जगह घेर रखी है, बेमतलब में इन्होंने बस नोट्स की जगह घेर रखी है और कुछ नहीं कर रखा। मैं एज अ टीचर इसमें कुछ नहीं कर सकता आपकी मदद। मैं अगर ये पॉइंट्स नहीं डालूंगा, आईसीआई इसमें से एमसीक्यू पूछ लेगा, अब बोलोगे सर ये नोट्स में कवर्ड नहीं था। अब नोट्स में कवर करा है तो देखो इतनी सारी जगह घेर ली, अब मैं क्या करूं इसका, कुछ नहीं कर सकता मैं। सर ये ईयर कौन सा होता है, ये फाइनेंशियल ईयर लेके चलता है इंस्टीट्यूट, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। 31 दिसंबर वाला नहीं है ये, 31 मार्च का साल होता है ये। कचौड़ी सब्जी, वाह 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 यार, क्या मस्त मस्त बातें याद दिला रहे हो अमन। तुम ऐसी बातें करोगे ना तो तुमको गूगल ड्राइव में शिफ्ट करा देंगे। अगर ऐसी बातें करी तो गूगल ड्राइव में शिफ्ट करा देंगे। कह रहे नॉर्थ इंडियंस को ये भी पसंद होता है। बहुत बढ़िया बेटा, सही चल रहे हो तुम। चले आगे, चले आगे। तुमको ना ऑडिट पसंद होना चाहिए आज की डेट में, और कुछ पसंद होना नहीं चाहिए, ठीक है। जल्दी से बताओ क्या ये पॉइंट्स क्लियर हैं, फटाफट बताओ यस और नो। अब जो मैं पॉइंट कराने वाला हूं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रेलिवेंट है, यहां से मजा आएगा तुमको, फीलिंग आएगी। फाफड़ा जलेबी तो हर्षिल महेश भाई, अच्छा गुजराती, हाँ गुजराती लोगों को भी बहुत पसंद होता है फाफड़ा जलेबी, जेठालाल वाली चीज।
हाँ सर चलो। मेंबर्स विच हु आर डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस। सर इसका क्या मतलब है? जो भी ये कार्य करेंगे, जो भी व्यक्ति, जो भी मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ये सारे कार्य करेंगे, ध्यान से समझना जो मैं बात बता रहा हूं, जो भी मेंबर्स ये सारे कार्य करके चलेंगे उनको हम मानेंगे कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको क्या लेना चाहिए, जल्दी से बताओ? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेके चलना चाहिए। एक तो इसको देखने का ये नजरिया हो गया कि इनको हम डीम टू बी इन प्रैक्टिस मान रहे हैं, यानी अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो आपको डीम टू बी इन प्रैक्टिस मान लिया जाएगा, यानी आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेके ही ये सारे काम आप कर सकते हो। दूसरी चीज, ये सारी चीजें अलाउड है, ये भी आप समझ सकते हो। सर ये अलाउड वाली चीज आप क्यों बोल रहे हो? बिकॉज आपका प्रोफेशनल एथिक्स में क्लॉजेस दे रखे हैं और उसमें एक चीज उन्होंने बोल रखी है कि आप सीए के प्रोफेशन के अलावा कोई और प्रोफेशन या कोई बिजनेस या ऑक्यूपेशन नहीं कर सकते। तो सीए वाले प्रोफेशन और बिजनेस में क्या क्या आता है, ये सारी चीजें आपकी उसमें इंक्लूडेड है। यस सर। तो अब मैं आपको बताता हूं, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 2, ये सेक्शन आपने याद रखना है, ये सेक्शन आपने याद रखना है। जो भी अच्छा बच्चा है, जो नंबर लाना चाहता है, जो नाम रोशन करना चाहता है, वो ये सेक्शन याद रखेगा। सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 ये क्या कहता है? अ मेंबर ऑफ आईसीआई शैल बी डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस, अगर वो क्या करता है? प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी, या फिर वो किसी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है, ऑफर्स टू परफॉर्म और परफॉर्म सर्विसेज इन्वॉल्विंग ऑडिटिंग, प्रिपरेशन, वेरिफिकेशन, सर्टिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और होल्ड्स हिमसेल्फ आउट एज अकाउंटेंट, लोगों को दिखाता है कि मैं अकाउंटेंट हूं। इसमें लाइन में एक छोटी सी बात है जिसपे आईसीआई आपके साथ प्यारी प्यारी बात कर सकता है। सर क्या छोटी सी बात है जिसमें आईसीआई प्यारी बात कर सकता है? या तो आप परफॉर्म कर रहे हो या फिर आप ऑफर कर रहे हो टू परफॉर्म। अभी परफॉर्म नहीं किया है, अभी आपने परफॉर्म नहीं करी है सर्विसेज। अगर आपने किसी को बोला ना कि मैं तेरे लिए कर दूंगा, आई विल डू दिस थिंग फॉर यू, देन ऑल्सो यू आर इंक्लूडेड इन दिस पॉइंट, then also you are included in this point. Either you perform or you offer to perform, both things are included in this point. Got the point, sir? Next thing, renders the professional services about the matters of principle or relating to accounting, presentation and certification of financial facts. सर इसका क्या मतलब है यार? प्रिंसिपल का मतलब सिंपल है, जो बातें आप अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में पढ़ते हो। आप क्यों लेते हो एफआर की कोचिंग? सर एफआर की कोचिंग इसलिए लेते ताकि हमको इंड एस समझ आ सके। आपने तो कोचिंग ले ली, क्लाइंट ने तो नहीं ली। क्लाइंट ने तो 200 घंटे की कोचिंग नहीं लगाई एफआर की। तो अब क्लाइंट समझना चाहता है कि एक इंड एस क्या कहता है, एक इंड एस क्या कहता है, यह समझाने के लिए आप फीस चार्ज कर सकते हो। एंड दिस इज ऑल्सो डन बाय अ पर्सन हु इज डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस। आपको डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस मान लिया जाएगा अगर आप समझा रहे हो व्हाट इज द सब्सटेंस ऑफ इंड एस, एक इंड एस क्या कहना चाहता है इन प्रिंसिपल। अगर आप ये काम कर रहे हो तो भी आपको मेंबर डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस मान लिया जाएगा। ठीक है सर। प्रेजेंटेशन एंड सर्टिफिकेशन आई वेरी क्लियर, कुछ भी नहीं है, फाइनेंशियल फैक्ट्स एंड डेटा को आप सर्टिफाई कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो। दिस इज द गेम चेंजर पॉइंट, दिस इज द गेम चेंजर पॉइंट। सर गेम चेंजर मतलब ये इंस्टीट्यूट को पसंद आता है, इंस्टीट्यूट को इसमें दिलचस्पी है। सर क्या दिलचस्पी है? ये तो पॉइंट ही बड़ा अजीब सा लग रहा है। सच अदर सर्विसेज इन द ओपिनियन ऑफ काउंसिल एज आर रेंडर्ड बाय अ सीए इन प्रैक्टिस। ये कौन सी अदर सर्विसेज है विच इन द ओपिनियन ऑफ काउंसिल आर रेंडर्ड बाय अ सीए इन प्रैक्टिस? इसके लिए उन्होंने पूरा एक लिस्टिंग दे रखी है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज की। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज की पूरी लिस्टिंग दे रखी है कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस आप ये सारी सर्विसेज भी कर सकते हो। और सर ये तो बहुत सारी है, ये तो बहुत सारी है, हम तो बेहोश हो जाएंगे। नहीं होगे, बहुत इजी है, बस आपने सुनना है। पूरी लिस्ट किसी को याद नहीं रखनी, बस आपने सुनना है, समझना है। जो सुन लेगा समझ लेगा उसको ये लिस्ट क्लियर है एंड ऑटोमेटिकली आपका 1.5-2 पेज तो यही खत्म हो जाता है प्रोफेशनल एथिक्स का। क्या है सर, ये क्या कहना चाह रहा है? इसको स्टार्ट करने से पहले एक्सप्लेनेशन लिख रखी है, उसको समझा देता हूं, बहुत ईजी है। एक्सप्लेनेशन कह रही है मेंबर हु इज अ सैलरीड एम्प्लॉय ऑफ अ सीए इन प्रैक्टिस, यानी अगर आप किसी सीए इन प्रैक्टिस के अंडर एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हो, देन यू विल डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ ट्रेनिंग आर्टिकल असिस्टेंट। तो आपने देखा होगा आपकी फर्म में जो व्यक्ति पार्टनर नहीं है बल्कि एज एन एम्प्लॉय काम कर रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो भी आपको ट्रेन कर सकता है। ईवाई में उन लोगों को रखा जाता था जो ट्रेन कर रहे होते थे आर्टिकल असिस्टेंट को, सिर्फ पार्टनर के अंडर हम रजिस्टर्ड नहीं होते थे।
कई सारे ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस होते थे जिनके अंडर एज एन आर्टिकल हम रजिस्टर्ड होते थे। तो फॉर दैट लिमिटेड पर्पस ऑफ ट्रेनिंग द आर्टिकल असिस्टेंट उनको हम सीए इन प्रैक्टिस मान लेते हैं। जरूरी नहीं है कि उनके पास भी सीओपी हो, याद रखना जरूरी नहीं है कि उनके पास सीओपी हो, बट ओनली फॉर दैट लिमिटेड पर्पस ऑफ ट्रेनिंग द आर्टिकल असिस्टेंट उनको सीए इन प्रैक्टिस माना जाएगा। सिंपल सी बात है, वो साइनिंग नहीं कर सकते, वो सर्टिफिकेशन नहीं कर सकते जो सीए इन प्रैक्टिस कर सकता है। बस एक लिमिटेड पर्पस कि आर्टिकल असिस्टेंट को अपने अंडर रजिस्टर कराना है, उसी लिमिटेड पर्पस के लिए उनको हम सीए इन प्रैक्टिस मानेंगे। याद रखना ये बात, याद आ गई, समझ आ गई बात? यस सर। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 क्लॉज 4 की। ये कहता है परसुएंट टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 क्लॉज 4 काउंसिल हैज पास्ड अ रेजोल्यूशन। सर काउंसिल ने क्या किया? इसने रेजोल्यूशन पास किया है परमिटिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट टू रेंडर इंटायर रेंज ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज। इसको आप बोल दो एमसीएस। सर क्या है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज? आपने अपने आईपीसीसी में जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये सारे के सारी चीजों में आपने जितनी भी बातें सीखी सब इसमें अलाउड है। वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट, सर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, एनवायरमेंटल ऑडिट, सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। प्लस आपने देखा होगा आज के टाइम पे कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के आईपीओज आ रहे हैं। यस सर, बड़ी बड़ी कंपनीज के आईपीओज आ रहे हैं। उन कंपनीज को चाहिए होता है कि भाई कोई हमारी मदद करे इन आईपीओज को लिस्ट कराने में। वो जो आईपीओ को लिस्ट कराने में एडवाइजर होता है। क्या हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एडवाइजर बनना चाहिए? द आंसर इज यस। मोटी कमाई होगी तो एडवाइजर और कंसल्टेंट टू एन इशू भी हम बन सकते हैं। वी कैन बी द एडवाइजर और टू द इशू, कंसल्टेंट टू द इशू। हम उनको हेल्प कर सकते हैं, यार तुम इस ब्रोकर के साथ काम करो, ये ब्रोकर बढ़िया काम करेगा। तुम इस एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ काम करो, ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी बढ़िया काम करेगी। क्या मैं खुद एडवर्टाइजिंग एजेंसी बन सकता हूं? द आंसर इज नो। एडवर्टाइजिंग एजेंसी इज अ बिजनेस, ऑब्वियस सी बात है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अलावा कोई प्रोफेशन नहीं कर सकता। क्या मैं ब्रोकर बन सकता हूं? द आंसर इज नो। मैं आपको बताऊंगा आप 3 चीजें नहीं कर सकते, बट इस बात को याद रखो कि आप वैरायटी ऑफ सर्विसेज ऑफर कर सकते हो जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है। सो यू जस्ट नीड टू बी अवेयर अबाउट दिस फैक्ट कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज। अगर आपने एक बार रीड कर रखी होगी आपको एक अंदाजा रहेगा कि हाँ ये सब काम कर सकता हूं। एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे पूछ लेता हूं, अभी लिस्ट मत रीड करना। अगर आपका कोई क्लाइंट है, उसको एक अकाउंटेंट हायर करना है, ठीक है, कौन बेटर बता पाएगा कि अकाउंटेंट सही है कि नहीं? क्लाइंट या आप? बिकॉज आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपको पता है कि एक अकाउंटेंट में क्या खूबियां होनी चाहिए। अगर आप उसको ये पर्सनल रिक्रूटमेंट की सर्विस दे रहे हो, क्या इसमें कोई दिक्कत की बात होनी चाहिए? हाँ या ना में जवाब देना लॉजिक के साथ, जल्दी से बताओ। लेट मी नो इन द चैट। अगर मैं अपने क्लाइंट को पर्सनल रिक्रूटमेंट की सर्विस दे रहा हूं, क्या इसमें कोई दिक्कत की बात होनी चाहिए? यस और नो, जल्दी से बताइए। देखते कौन कौन बच्चा थोड़ा सा हल्की सी समझदारी के साथ बढ़िया बताता है। लेट्स सी, फटाफट बताइएगा क्या होना चाहिए इस केस में। नो प्रॉब्लम, ठीक है। धनुषा कह रही नहीं सर नहीं देना चाहिए। अम्बिका कह रही नो। कुमार ने कहा नो प्रॉब्लम। निकिता कह रही यस सर दे सकते हैं। ये नो किस लिए बोल रहे हो तुम? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यार देखो फ्रेंकली बताऊं, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए ना। इसमें क्या दिक्कत है मुझे बताओ आप? क्या ये बिजनेस है? नहीं, लॉजिकल सी चीजें होता है ऐसा। इवन माई डैड इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। कई बार क्लाइंट बोल देता है यार कि हमको एक अकाउंटेंट हायर करना है, आप इसका इंटरव्यू ले लो, वो ले लेते हैं। तो भाई ये ऑब्वियस बात है, ये प्रैक्टिस की बात है, ये ट्रेड में ऐसा चलता है, होती है ऐसी चीज, माना जाएगा डीम टू बी इन प्रैक्टिस। यस सर, अलाउड होना चाहिए, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। एंड यही बातें यहां पे लिखी हुई है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग एंड एडवाइस रिगार्डिंग रेजिंग द फाइनेंस, ये बातें आपने ऑलरेडी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ रखी, तो आपको अलाउड है इनको अप्लाई करना। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, प्रिपेयरिंग द प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स एंड फीजिबिलिटी स्टडीज कर सकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। कैश बजटिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट अलाउड है, हर तरह की बजटिंग अलाउड है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मटेरियल हैंडलिंग, स्टोरेज, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कितनी इन्वेंट्री वेयर हाउस में पड़ी होनी चाहिए, कैसे आपने उसको हैंडल करके चलना है, कहां स्टोर करना है, ये सारी बातें भी आप बताओ। मार्केट रिसर्च एंड डिमांड स्टडीज, सर ये मार्केट रिसर्च क्या है? कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में ऐसे ही नहीं ला दिया जाता, पहले समझा जाता है मार्केट में डिमांड है कि नहीं, मार्केट चाहती क्या है, उसके बाद उसका प्राइस फिक्स किया जाता है। तो ये सारे डिसीजन मेकिंग के काम भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम, कॉस्ट कंट्रोल, वैल्यू एनालिसिस, इजी काम करेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट मस्ट। कंट्रोल मेथड्स, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्टिंग, MIS का नाम सुना होगा आपने, ये सब भी चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है। ये मैंने आपको बताया था। पर्सनल रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ऐसे इस पे क्वेश्चन पूछता है, याद रखना।
तो याद रखना सेक्शन 2 कौन सा था, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 क्लॉज 4, इंस्टीट्यूट का जो काउंसिल है, इट हैज परमिटेड एंटायर रेंज ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज. वन ऑफ द सर्विसेज व्हिच हैज बीन परमिटेड अंडर दिस क्लॉज is personal recruitment and selection services. So if the chartered accountant in the case is performing such services, it is not a problem, he can continue with that. The chartered accountant is not guilty. यही आंसर आपने लिखना और कुछ करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, गॉट द पॉइंट सर. इसी तरह जिसको आप रिक्रूट करके लाए, क्या आप उसकी एग्जीक्यूटिव इंसेंटिव प्लान, वेज इंसेंटिव प्लान बना सकते हो? बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है. मैंने कहा ना, ऑडिट कोई सा भी कर सकते हो, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट कर सकते हो. नीचे ना 2-3 और ऑडिट लिखे हुए हैं, क्वालिटी ऑडिट, एनवायरमेंटल ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, ये सारे ऑडिट आप कर सकते हो. और बताओ सर, और बताओ मैं, बिजनेस पॉलिसी, कॉर्पोरेट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, ग्रोथ, और क्या लिखा है, डाइवर्सिफिकेशन, सारी चीजें अलाउड है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है. अब एक बात बताओ, आपने कंपनीज एक्ट पढ़ा है? हाँ सर कंपनीज एक्ट पढ़ा है. उसमें आप मिसलेनियस वाले जो प्रोविजन पढ़ते हो, उसमें रजिस्टर्ड वैल्यूअर का नाम सुना है आपने? हाँ सर रजिस्टर्ड वैल्यूअर का नाम सुना है. क्या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है? हाँ सर हो सकता है. तो अगर आप कर रहे हो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, बिजनेस, और एडवाइस दे रहे हो रिगार्डिंग अमेलगमेशन, मर्जर, डीमर्जर, एक्विजिशन, एंड आप एक्ट कर रहे हो एज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर अंडर कंपनीज एक्ट 2013, ये भी अलाउड है. मैंने जानबूझ के इसको रेड में दिया है. याद रखना, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस कैन बी द रजिस्टर्ड वैल्यूअर. रजिस्टर्ड वैल्यूअर आप बन सकते हो, रिमेंबर इट. ठीक है सर. और बताओ, आपने आईटीएसएम पढ़ा था? आपने आईटीएसएम पढ़ा था, ईआईएसएसएम पढ़ा था? यस सर ईआईएसएसएम पढ़ा था. तो जो ईआईएसएसएम पढ़ा था उसमें आपने देखा होगा सिस्टम एनालिसिस, डिजाइन, कंप्यूटर रिलेटेड सर्विसेज रिलेटिंग टू ईडीपी. सर ईडीपी इज अगेन रिलेटेड टू योर आईटी थिंग. तो क्या आप ये सब चीजें कर सकते हो? यस आप कर सकते हो. सर इफ अ सीए परफॉर्म ऑल दी सर्विसेज विदाउट सीओपी, दिस वुड बी अ वायलेशन. यस दिस वुड बी अ वायलेशन, बिकॉज इसको मेंबर डीम टू बी इन प्रैक्टिस माना जा रहा है. जब डीम टू बी इन प्रैक्टिस है तो इसके पास सीओपी होना चाहिए ये सारी चीजें करने के लिए, इफ इज डूइंग इन अ पर्सनल कैपेसिटी. गॉट द पॉइंट सर. अब अगली चीज बात करते हैं. एक्टिंग एज अ एडवाइजर और कंसल्टेंट टू एन इशू इंक्लूड्स मैटर्स सच एज. ये वाली बातें ध्यान से बस रीड करेंगे और इसमें कुछ भी नहीं है. क्या पॉइंट है सर? अगर मैं कोई इशू आ रहा है, आईपीओ आ रहा है, एग्जांपल अभी जोमेटो का आईपीओ आया, पेटीएम का आईपीओ आया, नाइका का आईपीओ आया, एलआईसी का आईपीओ आया, अलग अलग कंपनीज के आईपीओ आ रहे हैं. उनकी प्रोस्पेक्टस कैसे बनेगी, प्रोस्पेक्टस में क्या क्या फीचर्स होंगे, क्या क्या चीजें जाएगी, ये सारी बातें चार्टर्ड अकाउंटेंट देख सकता है. कोई फॉर्मेलिटी स्टॉक एक्सचेंज के साथ निभानी है, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट देख सकता है. ड्राफ्टिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, मेमोरेंडम कंटेनिंग सैलिएंट फीचर्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, ड्राफ्टिंग ऑफ द लिस्टिंग एग्रीमेंट, कंप्लीटिंग द फॉर्मेलिटीज विद स्टॉक एक्सचेंज, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आरओसी से भी सब काम करेगा. पब्लिसिटी बजट कौन बनाएगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट. एडवाइस रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ मीडिया, कॉन्फ्रेंसेस, बैंकर्स, कलेक्शन सेंटर्स, ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, सब चीजों में वो अपनी कंसल्टेंसी दे सकता है. अब एक बात बताओ, फिर से मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या ये जो ब्रोकर है, मैं ब्रोकर बन सकता हूं? द आंसर इज नो. चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस ब्रोकर नहीं बन सकता. एडवाइस रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ एजेंसीज कनेक्टेड विद द इशू रिगार्डिंग द रजिस्ट्रार टू इशू. प्रिंटर, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, क्या मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी बन सकता हूं? नहीं, बट इनकी सिलेक्शन में हेल्प कर सकता हूं. प्रिंटर की सिलेक्शन में हेल्प कर सकता हूं. पोस्ट इशू एक्टिविटीज, पोस्ट इशू यानी इशू के बाद की जो भी एक्टिविटीज होंगी, फॉलो अप स्टेप्स लाइक लिस्टिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, डिस्पैच ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड रिफंड्स, ये काम भी मैं कर सकता हूं. क्या इंस्टीट्यूट ये सारी चीजें आपसे पूछेगा? द आंसर इज नो. बट इंस्टीट्यूट आपसे ये जरूर पूछ सकता है, एक लाइन लिख के, क्या ये मैं कर सकता हूं? आप बोल देना हाँ कर सकते हो, और कुछ भी नहीं है इसमें. गॉट द पॉइंट सर. अब एक चीज, आपको पब में जाना अलाउड नहीं है. आपको एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस पब में जाना अलाउड नहीं है. सर पब में जाना अलाउड नहीं है यानी आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज नहीं दे सकते, आप अंडर राइटिंग सर्विसेज नहीं दे सकते, आप ब्रोकिंग सर्विसेज नहीं दे सकते. सर एक बात बताओ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? सिंपल मतलब होता है, आपने क्लाइंट का पैसा लिया और उसको अलग अलग सिक्योरिटीज में डाल के पोर्टफोलियो बना दिया. तो आप क्या कर रहे हो? क्लाइंट के पैसे को उसके बिहाफ पे मैनेज कर रहे हो बाय इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट एसेट्स क्लासेस. इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. सर इसके जैसा कुछ और भी होता है, मैंने कहा हाँ, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग. सर इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग का मतलब है क्लाइंट का पैसा क्लाइंट के पास है, मैंने उसको एडवाइस दी, उसको काउंसिल किया कि अपने पैसे को वहां लगा. पैसा किसके पास है? क्लाइंट के पास. मैं क्या कर रहा हूं? एडवाइस दे रहा हूं. क्या काउंसलिंग अलाउड है? द आंसर इज यस. ये मैंने लिख रखा है. इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज इज अलाउड, बट व्हेन इट कम्स टू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज यानी क्लाइंट का पैसा मैं लेके इधर उधर लगाऊंगा, वो चीज अलाउड नहीं है. अंडरराइटिंग सर्विसेज अलाउड नहीं है, ब्रोकिंग सर्विसेज अलाउड नहीं है, पब में जाना अलाउड नहीं है. याद रखना. यस सर. अगली चीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट अलाउड है. क्या मैं रजिस्ट्रार टू एन इशू बन सकता हूं? इसको भी याद रखना. द आंसर इज यस. वी कैन बिकम रजिस्ट्रार टू एन इशू फॉर द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड अदर सर्विसेज.
आप रजिस्ट्रार टू एन इशू बन सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक बात बताओ, बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है सर? बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़ी दिक्कत है एनपीएस की। किसकी दिक्कत सबसे ज्यादा बड़ी है? किसकी दिक्कत सबसे ज्यादा बड़ी है सर? एनपीएस की दिक्कत सबसे ज्यादा बड़ी है। एनपीएस से पैसा रिकवर नहीं हो पाता। क्या लगता है कौन है सबसे शाना? कौन है सबसे शाना जो ये पैसा रिकवर करवा के देगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस ये पैसा रिकवर करा के देगा। सो इफ यू आर अ रिकवरी कंसल्टेंट, आप रिकवरी कंसल्टेंट हो, आप जाके वसूली नहीं करोगे, वसूली के लिए वसूली भाई को भेजा जाएगा, वसूली के लिए वसूली भाई को भेजा जाएगा। बट ये वसूली भाई लाएगा कौन? कौन कंसल्टेंसी देगा कि भाई वसूली भाई को अपॉइंट करो? चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। आप दे सकते हो। अगली चीज, इंश्योरेंस फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज। इंश्योरेंस फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज, आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस कराइए, आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस कराइए, ये सारे काम चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस ब्रोकरेज। दिस इज द स्टार पॉइंट। क्या आप ब्रोकर बन सकते हो? द आंसर इज नो, आप ब्रोकर नहीं बन सकते। बट क्या आप इंश्योरेंस ब्रोकरेज कर सकते हो? द आंसर इज यस, आप इंश्योरेंस ब्रोकरेज कर सकते हो। यू कांट बिकम अ ब्रोकर। याद रखना, ब्रोकिंग सर्विसेज अलाउड नहीं है। बट अगर इंस्टीट्यूट ने लिख दिया इंश्योरेंस ब्रोकरेज, ये छोटी छोटी बातें जो मैं बता रहा हूं ना, इनको ध्यान में रखना। इंस्टीट्यूट जब इन चीजों पे आपके साथ मजेदार प्यारे प्यारे क्वेश्चन लाके देगा ना, एवरीवन वुड बी, अरे ब्रोकिंग मना किया था, करो इंश्योरेंस ब्रोकरेज को भी हटाओ, ये अलाउड नहीं होना चाहिए। बट आप बनोगे समझदार, आप बनोगे हीरो, आप बोलना इंश्योरेंस ब्रोकरेज अलाउड है। याद रखना इस बात को। अगली चीज, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, ऑब्वियस सी बात है अलाउड है। हमने कई सारे केसेस देखे जहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने एक्ट किया है एज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। छोटी मोटी जो सर्विसेज होती है, एडमिनिस्ट्रेशन वाली सर्विसेज, रूटीन नेचर वाली, ये भी आप कर सकते हो। क्या ये सारी सर्विसेज आपको क्लियर है? इसमें आपने देखा होगा बहुत बड़ी लिस्ट थी, बट इसको अगर मैं लिस्ट को समराइज करूं तो कुछ भी नहीं है। जो बातें आपने ऑलरेडी सीए इंटर और सीए फाइनल में पढ़ रखी है, उनके रिगार्डिंग कैश बजटिंग हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाली सर्विसेज हो, आप सारी सर्विसेज दे सकते हो। किसी कंपनी के साथ आपको स्ट्रेटेजाइजिंग करनी है, वैल्यूएशन करनी है, वो आप कर सकते हो। कोई कंपनी अपना आईपीओ ला रही है तो उसमें आपसे कंसल्टेंसी ले रही है, आप दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप 3 जगह कहां नहीं जा सकते? जल्दी बताओ, आप कहां नहीं जा सकते? जल्दी बताओ, देखते चैट बॉक्स पे कौन कौन बंदा जग रहा है, कौन कौन बंदा जग रहा है, अभी पता चल जाएगा। आप कहां नहीं जा सकते, जल्दी से बताइए, आप कहां नहीं जा सकते? रिकवरी कंसल्टेंट इज अलाउड, रिकवरी एजेंट इज नॉट अलाउड, राइट। सर हम पब में नहीं जा सकते। पब का क्या मतलब है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, अंडरराइटिंग सर्विसेज एंड ब्रोकिंग सर्विसेज। इस पे इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ लेता है, मैं बता रहा हूं आपको। जब आप क्वेश्चन बैंक करोगे ना तो आपको लगेगा अरे यार ये तो बड़ी मक्खन चीज है, ये तो बड़ी जल्दी याद आ गई। याद इसलिए आ गई क्योंकि करवाई जा रही है, ठीक है। तो याद रखना इसको, पब में जाना अलाउड नहीं है, ठीक है सर। क्या ब्रोकिंग सर्विसेज अलाउड है? नो। क्या इंश्योरेंस ब्रोकरेज अलाउड है? द आंसर इज यस। अब एक बात बताओ, क्या मैं इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग कर सकता हूं? जल्दी से बोलो, मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। क्या मैं इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग कर सकता हूं? यस सर, आप कर सकते हो इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग। रजिस्ट्रार टू एन इशू बन सकता हूं? हाँ सर आप बन सकते हो, आप इशू के लिए रजिस्ट्रार बन सकते हो। और बताओ, बस और कुछ नहीं? ठीक है सर, डन। अब अगली चीज, A member of ICI is deemed to be in practice during the period he served with the armed forces. Just a note to read. अगर आप इंडियन आर्मी के साथ काम कर रहे हो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो मान लिया जाएगा आप मेंबर टू बी इन प्रैक्टिस हो। दिस इज वन इंपॉर्टेंट नोट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड राइट। सर ब्रेक, अरे यार ब्रेक 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 ब्रेक, वेरी गुड। ये वाला पॉइंट कवर करके ब्रेक दे दूं, ये वाला पॉइंट कवर करके ब्रेक दे दूं सेक्शन 7 से पहले पहले प्लीज। छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, मैं भूल गया यार ब्रेक के बारे में, सच्ची बता रहा हूं। मैं फ्लो इतना बढ़िया आपने बना दिया ना, मैं भूल गया ब्रेक के बारे में। बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करने दो, बहुत प्यारा पॉइंट है, क्वेश्चन आएगा इस पे तो तुमको मजा आ जाएगा। क्या करें, ब्रेक अभी चाहिए या मैं ये पॉइंट, बस ये 2 पॉइंट कवर कराने? हाँ सर करवा दो, ठीक है, ओके सर, डन। मत रीड करना अभी इसको, मैं तुमको बता रहा हूं, ठीक है। एक छोटी सी बात बताऊंगा, अपने आप सारी चीज समझ आ जाएगी। रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड, थैंक यू ईशा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। स्कूल में कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपको पनिशमेंट मिली है? जिसको पनिशमेंट मिली है हाथ खड़ा करो। वेरी गुड वेरी गुड। ये जो लोग हाथ खड़ा नहीं कर रहे ना, ये झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। देखते कौन कौन सच बोल रहा है। हाँ सर हमको पनिशमेंट मिली है। पनिशमेंट कैसी मिलती थी स्कूल में, मैं बताता हूँ। मेरे स्कूल में तो क्या पनिशमेंट मिलती थी, बाहर जाके खड़े हो जाओ, ठीक है। बाहर जाके खड़े हो जाओ, क्यों? क्योंकि कोई देखेगा तुमको बाहर से गुजरता हुआ कि ये बाहर खड़ा है, तो तुमको अंदर से वो फीलिंग आएगी मैंने कितना गलत काम किया कि मैं आज बाहर खड़ा हूं, ठीक है।
जब आपको टीचर बाहर भेजती है खड़ा होने के लिए, इट इज अ टाइम फॉर यू टू फील सॉरी, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तब आपको शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए, मैंने कुछ गलत किया है जिस वजह से मुझे बाहर खड़ा किया गया। गॉट द पॉइंट? यस सर, गॉट द पॉइंट। अगर कोई बच्चा बाहर खड़े होके ऐसे बिहेव करेगा जैसे ही इज नॉट फीलिंग सॉरी, डू यू थिंक टीचर विल लाइक इट? डू यू थिंक टीचर विल एक्सेप्ट इट? द आंसर इज नो। टीचर को क्या देखना है कि भाई बंदा मुंडी नीचे करके ऐसे एकदम आंखें बंद करके शांति से खड़ा रहे, फील करे सॉरी। बट अगर वो बंदा ऐसे हाथ पकड़ गए, हाँ बता लो बेटा, तुम कर लो जो करना है, मैं तो ऐसा ही रहूंगा, क्या लगता है टीचर विल लाइक दैट? द टीचर विल नॉट लाइक दैट। सेम गोज इन अवर सीए प्रोफेशन। अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट कर देता है, उस प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट के चक्कर में उसकी जो मेंबरशिप है वो सस्पेंड कर दी गई है। अगर मेंबरशिप सस्पेंड कर दी गई है, वो किस चीज के लिए करी गई है? ताकि ही शुड फील सॉरी, ताकि ही शुड रियलाइज द मिस्टेक एंड नॉट रिपीट द मिस्टेक अगेन। बट मेंबरशिप सस्पेंड करके उसको एक फील भी कराया जा रहा है यार कि अब तुम वो काम नहीं कर सकते जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता था। और फिर भी अगर मेंबरशिप सस्पेंड होने के बाद वो काम करेगा तो इंस्टीट्यूट उसको छोड़ेगा नहीं। यही बात यहां पे लिख रखी है। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने ये बताया है कि अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट की मेंबरशिप ली गई, उसको सस्पेंड किया गया फॉर अ पीरियड ऑफ लेट्स से 6 मंथ, उस 6 महीने के अंदर अगर वो टैक्स अथॉरिटीज के आगे जाके रिप्रेजेंटेशन करेगा, जो कि एक मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट कर सकता था। तो जब मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट कर सकता था, तो भाई अब अगर वो ये काम करेगा तो ये मान लिया जाएगा कि वो इंस्टीट्यूट के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रहा। सर अब तो उसकी मेंबरशिप सस्पेंड कर दी गई है ना, तो वो इंस्टीट्यूट का मेंबर रहा ही नहीं। याद रखना, एक बार आप मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट बन जाते हो, यू आर बाउंड बाय द प्रोविजंस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 एंड इट्स रेगुलेशंस। आपने कुछ भी उल्टा सीधा किया, दैट विल बी कंसिडर्ड अ वायलेशन एंड इट विल बी कंसिडर्ड अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। दिस हैज बीन रिटन हियर, दिस हैज बीन रिटन हियर। तो ये कहता है अ सीए, ध्यान से सुनना, a CA whose name has been removed from the membership for professional or other misconduct during such period of removal, he will not appear before various tax authorities or other bodies before whom he could have appeared in his capacity as a member of ICI, because once a person becomes a member of ICI, he is bound by the provisions of Chartered Accountant Act 1949 and regulations। तो अगर इस तरह की ये गड़बड़ इसने करी तो भाई साहब ये प्रोविजंस का वायलेशन हो जाएगा एंड ही विल बी गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर है? यस और नो? इस पे इंस्टीट्यूट सवाल पूछता है। इंस्टीट्यूट सवाल पूछेगा, हम जवाब दे देंगे क्योंकि हमको ये चीज समझ आ चुकी है। वी कैन राइट दिस। गॉट द पॉइंट? थैंक यू अवनिका। अवनिका कहते हैं सर सुपर्ब एग्जांपल, एकदम रिलेट करेंगे आप, वेरी गुड। अगला पॉइंट, अगर ये चीज समझ आ गई है तो नेक्स्ट पॉइंट रीड कर लेते हैं। सिंगल लाइन है, तुमको वैसे समझ नहीं आएगी, अगर रीड करोगे तो मैं बता दूंगा तो मक्खन है। कंपनीज नॉट टू प्रैक्टिस एज सीएस। इन्होंने बोला कंपनीज प्रैक्टिस नहीं कर सकती एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनीज को सीए की तरह प्रैक्टिस करना अलाउड नहीं है। ललित कह रहे हैं सर नॉट क्लियर। ललित क्या समझ नहीं आया, एक बार जल्दी से बता दो मेरे को दोस्त। ललित क्या चीज समझ में नहीं आई, जल्दी से मुझे बता दो। इसमें क्या चीज आपको क्लियर नहीं हुई, फटाफट एक बार बताओ। व्हाट इज द पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ? देखो सिंपल बात आपने ध्यान में रखनी है ललित। अगर मैं मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट हूं और मेरी मेंबरशिप सस्पेंड कर दी गई है, अगर मेरी मेंबरशिप सस्पेंड कर दी गई है तो दोस्त मैं कोई वो काम नहीं कर सकता जो मैं कर सकता इन माय कैपेसिटी एज अ मेंबर ऑफ आईसीआई। एग्जांपल के तौर पे रिप्रेजेंटेशन बिफोर टैक्स अथॉरिटीज। क्यों कोई काम नहीं कर सकता? बिकॉज इन्होंने कहा वंस यू बिकम अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट यू आर बाउंड बाय द प्रोविजंस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 एंड इट्स रेगुलेशंस। यही बात आपने ध्यान रखनी है, यही बात आपने ध्यान रखनी है। गॉट द पॉइंट ललित? क्या ये बात आपको समझ आ गई? अब जल्दी से बताइए, इज दिस पॉइंट क्लियर? यस और नो? बाकी बच्चे भी एक बार फटाफट बताओ, क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्लियर सर, ग्रेट ललित, बहुत बढ़िया। सर्विंग इन द आर्मी और सीए रिलेटेड सर्विसेज टू द आर्मी। सर्विंग इन द आर्मी नहीं, सीए रिलेटेड सर्विसेज टू द आर्मी। ठीक है, अब एक बात सुनना यहां पे, कंपनीज नॉट टू प्रैक्टिस एज सीएस। ये कह रहा है कि कोई भी कंपनी एक सीए की तरह प्रैक्टिस नहीं कर सकती। कॉर्पोरेट एंटिटीज को अलाउड नहीं है टू प्रैक्टिस एज सीएस, बट एलएलपी को अलाउड है। क्या आपको एक बात पता है, बॉडी कॉर्पोरेट्स को तो अलाउड नहीं है। बॉडी कॉर्पोरेट को तो इन्होंने मना कर दिया कंपनीज को, बट क्या आपको पता है एलएलपी को अलाउड है? द आंसर इज यस।
बट क्या ऐसा हो सकता है एलएलपी का कोई पार्टनर कंपनी हो? हाँ, हो सकता है। तो जो एलएलपी का पार्टनर कंपनी होगी ना, वो भी नहीं प्रैक्टिस कर सकती एससीएस। तो ऐसा होता है ना, या तो कान ऐसे पकड़ लो या ऐसे पकड़ लो, कैसे भी पकड़ सकते हो, ठीक है, या तो ऐसे पकड़ लो या ऐसे पकड़ लो। तो ये कह रहे हैं कंपनी खुद भी प्रैक्टिस नहीं कर सकती, किसी एलएलपी का पार्टनर बन के भी प्रैक्टिस नहीं कर सकती। इस लाइन का सिंपल मतलब ये है, जस्ट फॉर योर एमसीक्यू पर्पस ध्यान में रख के चलना, और कुछ भी नहीं है इसमें। अरे क्या हो रहा है यार ये, ओ भाई साहब आयरन मैन आ रहा है। नहीं सर, आयरन मैन गया। अरे जाओ भाई, हो गया। हाँ, तो टाइम, नाउ इज द टाइम फॉर द ब्रेक। दिस इज ऑल बिफोर द ब्रेक। ब्रेक के बाद हमारे 2-3 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो हम कवर करके आज की क्लास को एंड करेंगे, एंड कल से हम अपना फर्स्ट शेड्यूल स्टार्ट करेंगे। सो ब्रेक के बाद छोटे छोटे प्यारे प्यारे टॉपिक्स है, एक एग्जांपल मैं आपको कराऊंगा, आपको मजा आ जाएगा, मसाला मिलेगा, एंड देन वी विल एंड द क्लास। टाइम फॉर द ब्रेक। ब्रेक पे जाओ, ब्रेक के बाद मिलते हैं। 10 मिनट्स का ब्रेक है सर, आज 15 मिनट्स का दे दो। चलो 15 मिनट्स का ब्रेक है, 15 मिनट्स के ब्रेक के बाद आप सबसे मिलते हैं।